दैट जब हमने डॉक्टर अभिषेक प्रति से बात की थी और बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन की थी और बहुत कुछ जाना था उनके बारे में और उन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको। इस चीज में बिलीव करते हैं कि वर्क को किस करना भी जरूरी है, वर्क जरूरी है। और मैं शायद खाली थे कि वो संडे को प्रैक्टिस करते हैं और संडे पूरे दिन प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल की वजह से अगर आप बीच में ट्रेवल नहीं करते हैं, बीच में आप रिलैक्स नहीं होते हैं, तो आप इनफैक्ट इवन अगर आप संडे को सिर्फ कुछ सीखने के लिए भी कहीं जाते हैं, एक ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस होता है। आप किसी से मिलते हैं, किसी सीडी मीटिंग में मिलते हैं, किसी सीसी से मिलते हैं, कहीं पे मिलते हैं, तो आपका माइंड आप देखेंगे कि एक छोटे से ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद ज्यादा फोकस तरीके से लेके चलता है। अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है और लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि और तभी पेशेंट्स अचानक कॉन्शियस हमारा जॉब है, इंडस्ट्री है, प्रोफेशनल जॉब है। जो प्रोफेशनल जॉब्स होते हैं उनमें मनी के इतनी स्पीड से आ जाएगी, डोंट नो, यू नेवर नो कि आप अभी तक खाली बैठे हो और नेक्स्ट मोमेंट आपके पास एक और इतना आउट करते हैं, कितना करते हैं कि सडनली अमाउंट आता है। इसलिए ये सोचना कि अरे 1 घंटा और बैठने से क्या हो जाएगा, और थोड़ा सा भी रखिए, थोड़ा समय अपनी फैमिली के लिए रखिए, थोड़ा सा समय कुछ लर्निंग के लिए रखिए। जैसे आज का 1 घंटा हमने प्रैक्टिस सब बंद बंद करके, और सभी आज प्रैक्टिस पे नहीं है अपनी, बंद करके हमारे साथ वो आ रहे हैं, हम उनके साथ आ रहे हैं, हम उनसे कुछ सीखेंगे, कुछ वो हमें बेटर तरीके से बताएंगे, तो हमें अप्लाई करनी है। मैं एक बार और सबको रिक्वेस्ट भेज के देखता हूँ, नहीं है इनवाइट, तब तक और कोई अगर आना चाहे प्लीज आइए, तब तक आपको वो बात करते हैं। आज का टाइम हमने इसलिए निकाला है कि मेंटल इश्यूज या फिर लाइफ इश्यूज भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, इनवाइटेड, इनविटेशन चली गई है, प्लीज जॉइन अस। ओके, अब तक काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। क्वेश्चन हो आपका तो जरूर पूछिएगा। डॉक्टर नूरुल अहमद ने ज्वाइन किया हुआ है, प्रैक्टिस इन असम, और हम उनको जानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारा कोर्स वर्कशॉप ज्वाइन की थी, जिसमें उन्होंने पेशेंट्स करे, वर्कशॉप पे केसेस करे, आरसीटी केसेस करे, और बहुत वंडरफुल डिसेंट ह्यूमन बीइंग, और बहुत अच्छे से काम करते हैं। ओके, डॉक्टर दिलीप इज हियर, डॉक्टर सन्ना इज हियर। ओके, सो जब तक सर आ रहे हैं तब तक हम अपने डिस्कशंस करते हैं अबाउट डेंटिस्ट्री एंड लाइफ। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि आज हम इंडिया के बारे में बात करने वाले हैं, तो टोबैको पेशेंट्स के बारे में बहुत बात करने वाले हैं। राइट, टोबैको पेशेंट्स को हैंडल करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है, और कई बार हम इस जजमेंट में गलत हो जाते हैं कि ओके, टोबैको पेशेंट है, मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा स्केलिंग करनी पड़ेगी, मैक्सिमम क्या करना पड़ेगा, यू नो ज्यादा हमें प्रोग्नोसिस मिलने के चांस कम होंगे। बट टोबैको पेशेंट्स कई बार उतने ही एडमेंट होते हैं इस बात पे कि हम टोबैको नहीं खाते। आप किसी भी टोबैको पेशेंट से पूछेंगे क्या कितना टोबैको, तो वो ऑनेस्टली उस आंसर को नहीं देगा कि उसने कितना टोबैको वो खा रहा है। राइट, तो आप एक बात हमेशा प्री माइंड में रखिए कि जब भी कोई टोबैको पेशेंट आता है तो आपको सच नहीं बताने वाला है। हालांकि वो बताए कोई बात नहीं, पर आप अपने माइंड में ही रखिए, और ये भी माइंड में रखिए कि जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके फॉलोअप्स को फॉलो नहीं करने वाला है। राइट, मैंने यही एक्सपीरियंस किया टोबैको पेशेंट्स के साथ, इसलिए जब भी कोई टोबैको पेशेंट आता है, चाहे मैं उसकी एक रूट स्टेम निकालूं, मैं सूचना लगा के भेजता हूँ, मुझे पता है वो नहीं रोक पाएगा टोबैको यूज करने से। ठीक है, अगर मैं कोई कोई उनकी रूट कनाल कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो मैं उनको पहले ही बता देता हूँ कि सर अगर आपने टोबैको यूज करते रहे तो दिस ट्रीटमेंट विल फेल। तो डॉक्टर, हमारे पास मैसेज आया कि अभी पति सर कहाँ है, तो ऑब्वियसली सर हम भी उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, और डॉक्टर साहब शायद अभी बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे हमको। मेरे पास कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज नहीं है उनका। आई होप ही विल बी हियर सून। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ
टोबैको पेशेंट्स। सो टोबैको पेशेंट्स के केस में आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो आपको फॉलो अप कर लेंगे, आपकी बात को सुन लेंगे। आप यही मान के चलिए कि वो नहीं होगा, इसलिए उनकी प्रोग्नोसिस को बता के चलिए। अगर वो ये भी नहीं पूछते आपसे कि इस रूट कैनाल का या इस ट्रीटमेंट का क्या मेरा फ्यूचर हो सकता है, क्या मेरी प्रोग्नोसिस है, आप फिर भी उनको बताइए, जरूर बताइए। छोटे से ट्रीटमेंट की भी बताइए, बड़े ट्रीटमेंट की तो आप बताते ही, रेस्टोरेशन तक की बताइए कि अगर आप टोबैको यूज करते रहेंगे, आप स्केलिंग करते हैं पेशेंट के, कुछ भी करते हैं, आप बताइए कि गम डिस्ट्रक्शन ऐसे ही होता रहेगा तो आपकी रूट कैनाल भी फेल हो सकती है। और कई बार ऐसे टोबैको पेशेंट बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराने में फोर्स करते हैं कि हम एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराएंगे, और उनको ये लगता है कि एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट कराने से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। तो उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि अगर एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आप जिरकॉनिया क्राउन भी लगा लेंगे ना, और अगर गम डिसीजन होते जा रहा है तो क्राउन फेल होगा ही होगा, और उसके नीचे रूट कैनाल भी फेल होगी ही होगी, या रेस्टोरेशन फेल होगी ही होगी। तो ये बातें उनको बतानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो उस चीज को समझ नहीं पाते। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं सर कहाँ पे हैं। ओके ओके, अभी सर ने हमें ज्वाइन नहीं किया है। हाँ, सर ने ज्वाइन कर लिया है, और सर को मैं रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ। होपफुली सर बहुत जल्दी हमारे साथ होंगे। ओके, सो अबाउट दिस, अबाउट टोबैको पेशेंट्स। और मैं पर्सनली जानता हूँ इस बात को कि मेरे पास कोई वो ऐसा है, या मेरे पास कोई कोई लैकेंस का पेशेंट आता है, या कोई इस तरह का पेशेंट आता है जो एक स्पेशलिटी से रिलेटेड है, कैंसर पेशेंट्स आते हैं। तो मैं सोचता हूँ उस चीज को करने से पहले, उनका ठीक पहले, या वो पेशेंट बता रहा है कि मुझे ना लैकेन ब्लडनेस रहा है, या रेथोप्लेकिया रहा है, या ल्यूकोप्लेकिया रहा है, वैसे ठीक हो गया था, या मुझे कैंसर रहा है, या कीमोथेरेपी चल रही है, तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं थोड़ा सा सर से भी एडवाइस ले लेता हूँ कई बार। और सर आ गए हैं, और सर सर की आ गई है, कर ली है। हाय सागर। शायद कुछ कनेक्शन इशू था, 2 मिनट में सर आ जाएंगे। हाय हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है, 2 सेकंड। क्लिनिक में सर। ओके ओके, नो वरीज नो वरीज। मैं भी कैमरा चेक कर लेता हूँ। आपके सर बहुत सारे लाइक्स आ क्लियर रहे आ हैं। रहा है? क्लियर? इज इट ऑडिबल? हाँ सर, हाँ सर, मुझे तो क्लियर है, बाकी सब लोग बताएंगे। किसी ने लिखा नहीं, तो अभी था ठीक आ रहा है, कि नेटवर्क इश्यू है, बट अब तो नहीं लग रहा है। क्योंकि गाइस, अगर आपको लग रहा है मैं कि टॉप नेटवर्क फ्लोर पे इश्यू है तो रहता हूँ, प्लीज तो बताइए। अभी क्या कह रहे नेटवर्क हैं पे सर? इधर पे है नहीं इशू। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी जो जियो का भी जो 4G से 5G अच्छा, होता है, उसकी वजह से थोड़ा आजकल ओके आ रहा है नेट। ओके, हाँ राइट सर, ओके ओके। तो सर कैसे चल रहा है? कुछ क्लिनिक बिजी है, मुझे पता है, मुझे यार सर आपकी बात होती रहती है, बट लोगों का ये पूछना है, वर्किंग ऑन संडे, वर्किंग ऑन संडे। तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि संडे को डू यू वर्क, संडे और हाउ डू earlier यू I used to मैनेज work, but वर्क लाइफ now बैलेंस? I work on Sunday only if there is an implant. Then only I go for work. संडे को नहीं जाता। संडे को ओनली ओके, अगर कोई इम्प्लांट केस है तभी आई डू। सर सर, अब जैसे कई लोग ना ये बात बहुत हाँ ज्यादा बहुत। समझते हैं नहीं है कि बीच में एक थोड़ा सा गैप भी जरूरी है। जैसे हम आपको देखते हैं, आप ट्रेवल भी करते रहते हैं, तो डालते हैं, तो वो कैसे वो हेल्प करता है आपकी डेंटिस्ट्री में। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे पूछा था, और लास्ट टाइम कई लोगों के ये क्वेश्चन बार बार थे
और इस बार भी है कि बल्कि मैं जानता हूँ कई डॉक्टर्स को, जैसे मैं रिसेंटली किसी से बात कर हम्म। रहा था, तो उन्होंने बोला कि संडे को वर्कशॉप है मेरी जो भी है, या आपके साथ बातचीत है, तो उनका कहना था वो संडे को तो हम काम करेंगे। तो आप संडे को भी काम कर रहे होंगे, तो आप कौन सा ऐसा दिन आएगा जिस दिन आप देखिए, खुद सबसे के लिए पहले समय निकाल पाए, सागर, द कुछ मेन सीखने थिंग के इज लिए या लाइक यू रिलैक्स हैव होने टू के लिए? प्रायोरिटाइज फ्यू थिंग्स इन लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मंडे टू सैटरडे तो भगवान ने दिया है काम करने के लिए, और वो भी फुल टाइम। हम सुबह 9 साढ़े 9 से हम बिजी हो जाते हैं, और बीच में तो टाइम ही नहीं मिलता है घर राइट। जाने का, या फिर लंच भी आई डोंट हैव एट होम। पूरे वीक भर मैं लंच भी नहीं खाना खाता हूँ घर, मतलब घर पे खाना भी नहीं खाता हूँ, तो लाइक ओके। काफी ज्यादा स्ट्रेस हो रहा था उसकी वजह से। तो अभी मैंने थोड़ा काम रिड्यूस कर दिया, मतलब कि 1 साल से मैं संडे को नहीं जाता हूँ काम करने। तो आई ओनली स्टे एट होम, एंड आई ट्राई टू मैक्सिमम स्पेंड ओके। माई टाइम विद माई फैमिली। ओके। और नहीं तो कहीं घूमना फिरना हुआ, क्योंकि घर के भी काम होते हैं बहुत सारे जो पे वाइफ आपसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं। जैसे कुछ भी छोटा से छोटा काम हो, कुछ लाना है, कुछ सामान खरीदना है, या फिर इफ यू स्पेंड द एंटायर डे वॉकिंग वॉकिंग, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल your physical fitness will also reduce. Plus, recently, what happened to me, like even after from working from Monday to Saturday, like I was not feeling relaxed, and I was getting angry on people. Like I started getting angry on my assistant, patients, maybe. तो मैंने सोचा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो देन आई स्टॉप। सैटरडे को भी आई टुक अ ब्रेक दिस सैटरडे। संडे को भी टुडे आई डिडंट गो एनीवेयर। तो रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, बहुत फिजिकल एंड मेंटल। अभी जो नए क्लिनिक खोलते हैं उन लोगों को लगता है कि संडे को भी काम करेंगे, जोश करेंगे, लेकिन विद टाइम क्या होता है कि वो चीजें बोरिंग होने लगती हैं। लाइक डोंट फील टू डू वॉकिंग ऑल द टाइम। वो ठीक, वो एक दिन एटलीस्ट ब्रेक लेना चाहिए, मतलब कि खुद के लिए, भले आपके पेशेंट राइट। हो या ना हो। जैसे आपने संडे को, अगर आपको पेशेंट कर रहे हैं संडे को एक दिन कर लो, और बीच में थर्सडे को एक और दिन ब्रेक ले लो। वही, मतलब कि एक दिन अगर ब्रेक कर लोगे तो सही रहता है एक्चुअली। राइट। राइट सर, एक्चुअली द थिंग इज कि जो नए मैं प्रेमिसेस आपको एक चीज खोलते हैं, बताऊं, मेरा उनको लग रहा दो होता है तीन कि बस साल पहले लगातार बैठते सिर्फ रहेंगे तो उससे संडे को ही प्रैक्टिस चल पेशेंट आते थे, जाएगी, और मतलब कि इसमें कोई गलत तो संडे नहीं है। को मतलब सुबह 9 से 2:30 बजे तक, फिर शाम को हाँ जी। 5 से 9 बजे तक। लाइक आई वॉज फुल डे। मैं हाँ। एक दिन में 20-25 पेशेंट आते थे संडे हम्म। को सिर्फ। तो फिर मंडे को कोई नहीं आता था। मंडे को 3 पेशेंट, 4 पेशेंट, हार्डली कुछ कुछ लोग ओके। आते थे। और सैटरडे को भी कोई नहीं आते थे, सब सोचते थे सर राइट। तो कल खोलेंगे, संडे चले जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने कोविड का टाइम आया तो संडे बंद होने लगा उस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो पूरा संडे को ही बंद कर देते हैं। फिर देखा वही पेशेंट जो जिनको छुट्टियां नहीं मिल रही थी, जो सिर्फ संडे को फ्री रहते थे, वो लोग शाम को आते हैं, या फिर वो लोग टाइम निकाल के आपके पास आ जाएंगे। और आप, ऐसा नहीं है कि सारे केस आप पकड़ सको, कुछ कुछ केस आपको जाने देना भी राइट। चाहिए। मतलब कि यू कैन नॉट वर्क एवरी टाइम, दैट इज द मेन थिंग। लाइक यू हैव टू टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज। तो इसलिए संडे को मैंने छोड़ दिया। मुझे तो सर ऐसा लगता है कि मुझे तो सर ऐसा लगता है कि जो पेशेंट आपके पास आना है ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी सी इस मामले में देखी है मैंने, हम्म। कि जो आना है ना वो आपके पास ही आएगा, और ऑब्वियसली यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू बी पेशेंट, बट स्टिल कई बार ना ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कोई पेशेंट मुझसे छूट गया और मैंने बड़ा सोचा, अरे यार इतना अमीर पेशेंट था या इतना इंपॉर्टेंट पेशेंट था, इंपॉर्टेंट सोसाइटल मेंबर था, और बाद में मुझे समझ में आया कि वो पर्सन शायद मेरे लिए ठीक होता ही नहीं, उसकी प्रोग्नोसिस इतनी खराब होती है, वो पर्सन ही ठीक नहीं था, या वो एज ए पेशेंट ठीक नहीं था, या फिर वो पेशेंट कहीं और से होते हुआ हाँ, मेरे ऐसा पास ही होता है, आया, ऐसा होता है। और ऐसे आया कि अब वो मेरे पे ज्यादा बिलीव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो होना तो होता ही है सर। और बीच में हम्म। आपकी बात सही है कि कोई और वीकडे आप ऑफ रख लो जो आपकी मार्केट में ऑफ वाला डे होता है, बट आप हमेशा काम करते रहोगे तो उससे आपका जैसे कि आपका अब संडे काम को आप काम कर घटेगा, रहे हो, और मेहनत उल्टा की। मुझे तो लगता है हाँ, तो अपोजिट इफेक्ट आपको पड़ना एक शुरू हो ब्रेक गया था नहीं मेरी मिला जो प्रैक्टिस पे, ब्रेन को चाहिए था। क्योंकि रूट कैनाल जो पूरे तो मंडे को आप जैसे काम करोगे ना, तो आपको, आप एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे उसको, आपको राइट। कंटाल आएगा करने में। अब यार क्या कर रहा हूँ मैं, आप जीपी ऐसे घुसा दोगे, यस। ठीक से इरिगेट नहीं करोगे, यस। वो सब काम में इफेक्ट आएगा आपको फिर। राइट।
मजा भी नहीं आएगा सर काम करने में। वो जो मजा आता है ना डेंटिस्ट्री करने में, प्रिसाइज काम करने में, आपको वो आएगा ही नहीं। आपको लगेगा कि बस कर दो अभी के लिए। सर हाँ ओएमडीआर भाई। के किंग के रूप में मैं आपको देखता हूँ, तो बहुत मैं से लोग चाहता हैं हूँ कि ओएमडीआर में। कुछ क्वेरीज आप ओएमडीआर की दूर करें। नहीं सर, काफी क्वेरीज तो आप दूर कर देते हैं। आप बहुत दूर कर देते हैं ऑलरेडी क्वेरीज यूट्यूब पे आके, और काफी लोग वीडियोस देख के दूर भी हो जाती है उनकी क्वेरीज। बट जनरल प्रैक्टिशनर्स के अंदर मैं ये डर देखता हूँ कि अगर कोई ओएमडीआर से रिलेटेड केस आता है तो वो ऑब्वियसली रेफर तो करते हैं पेशेंट को, और उनके लिए बेटर ही है। बट किन किन केसेस में बिल्कुल भी आपके हिसाब से पेशेंट को जनरल प्रैक्टिशनर ऐसे को नहीं छेड़ना चाहिए और ऐसा इस सीधे टाइप का सीधे केस रेफर तो कर कुछ देना भी चाहिए। होता नहीं है यूजुअली, और किन किन कि केसेस में मतलब आपको लगता है? कि डर जाना चाहिए, ऐसे तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लीजन को थोड़ा बहुत फुल नहीं पहचानोगे तो थोड़ा बहुत पहचानना आना चाहिए। तो दो चीज आप यस। चेक कर सकते हैं, मतलब कि मैं जो अपने जूनियर्स को बोलता हूँ, सबसे पहले कोई भी पेशेंट यस। अगर कंप्लेन लेके आए वाइट लीजन की, तो उसको हिस्ट्री अच्छे से पूछो क्या लेता है वो। कोई भी स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग हिस्ट्री, पान पराग की हिस्ट्री, वो लेने के बाद पेशेंट को हैबिट छोड़ने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा। और कुछ हद तक पेशेंट को हमें थोड़ा बहुत डराना भी होता है कि ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होगा खाने से। हमको थोड़ा वीडियो फुटेज देखे कि पान गुटखा खाने से कैंसर भी हो जाता है, नहीं तो पेशेंट छोड़ेगा नहीं उस हैबिट को। तो थोड़ा विल पावर पेशेंट को लाने के लिए पेशेंट को थोड़ा अंदर डर होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि पूरा पूरी डरा दो, थोड़ा बहुत राइट। आप उसको बोल सकते हो कि आजकल क्या हो गया है कि पेशेंट इतना डर जाते हैं, राइट। दे बिकम साइकेट्रिक एक्चुअली। तो फिर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि आप छोड़ दीजिए इस हैबिट को, नहीं तो सिगरेट के पैकेट में भी तो फोटो लगी ही रहती है, लेकिन हाँ। फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। गुटखे के पैकेट में भी लगी हुई होती है फोटो, ठीक है, और उसमें फोटो होती है यस। शक्ति, विमल, इस टाइप के जो नाम होते हैं कि उसमें और भी मोटिवेटिंग नाम होते हैं कि ये साला खा लो, ठीक है, सफल, ठीक है, सफल पान मसाला, तो सफल हो जाओगे खा के। तो पेशेंट को, डॉक्टर सही को क्या बोल रहे करना हैं, चाहिए, सबसे सही पहले बोल तो आप सारी ओरल कैविटी चेक करें। टंग फर्स्ट रहे प्लेस, हैं। फ्लोर ऑफ द माउथ हो गया, पैलेट हो गया, ठीक है, फिर गम्स सारे हो गए, गम लाइन हो गई, टीथ का पैलेटल साइड सारे चेक किए। अगर कोई भी व्हाइटिश लीजन दिखता है तो एक गॉज लेके सबसे पहले वी हैव टू स्क्रेप इट। फर्स्ट हमें ये देखना चाहिए कि वो स्क्रेपेबल है या अनस्क्रेपेबल है। अगर वो अनस्क्रेपेबल है मतलब ओ। उसमें कुछ प्रॉब्लम है। अगर स्क्रेप हो रहा है तो मतलब इधर इट इज अ फूड डेब्री, कुछ खाने का सामान है, या फिर बैक्टीरिया एल्बा, जो अर्ली मॉर्निंग उठ के ये भी कंप्लेन करते हैं काफी लोग कि सुबह उठ के सर हमारे मुंह में एक वाइट पापड़ी ऐसे जम रही है, या फिर वाइट लेयर जैसे होती है, जो हम कुल्ला करते तो हट जाती है। तो उसको भी पहले हमको देखना चाहिए। प्लस ये भी देखना चाहिए पेशेंट के टंग में जो व्हाइट कोटिंग है वो नॉर्मल फूड पार्टिकल की कोटिंग है या फिर लिकोप्लेकिया वगैरह कुछ है। तो अगर हम उसको कोटिंग को हटाने की कोशिश करें और अगर कोटिंग फिर भी नहीं हट रही है, दैट मीन्स अंडरलाइंग समथिंग इज देयर, ठीक है। तो व्हाइट लीजन अगर छोटा सा है, बहुत नेग्लिजिबल है, तो जो मेन मेन कॉज पहले मैं बता ओ। देता हूँ। तो सबसे पहले पेशेंट के अंदर हमें ये चेक करना है, फर्स्ट चीज, जो शार्प टूथ है कि नहीं, ठीक है, एनी शार्प टूथ इज देयर और नॉट। शार्प टूथ अगर है तो टंग के आसपास में रेगुलर ट्रोमेटिक बाइट होती रहती है। अभी मैंने रिसेंटली एक अपलोड किया था पिक्चर इंस्टा में, लिप में लोअर लिप का फोटो था, अगर आप किसी ने देखा होगा तो। वो राइट। पेशेंट का एक्चुअली बायोप्सी नहीं हुआ है, पेशेंट का जस्ट एक शार्प टूथ की वजह से लोअर लिप में कैंसर जैसे अपीयरेंस आया है। मैं वो फोटो फिर से डाल दूंगा इस कन्वर्सेशन के बाद। आप लोग देख सकते हैं कि वो एक जस्ट एक शार्प टूथ, उसका जो एक लेटरल इंसिजर बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जब भी वाइट कर रहा था उसके लिप के ऊपर एक दाने दाने हुए। मैंने यूट्यूब पे भी डाला था वो कि व्हाट इज दिस, और इंस्टा में भी डाला हुआ था कि व्हाट लीजन आर यू सस्पेक्टिंग। तो किसी ने लिखा फंगल लीजन, किसी ने बोला एट्रिशन। मतलब लोगों को दिख ही नहीं रहा है कि वो लिप में कुछ है, लोग एब्रेशन लिख रहे हैं, एट्रिशन लिख रहे हैं, और लिप में जो लीजन है किसी को नहीं दिख रहा है इतना प्रोमिनेंट। तो एक शार्प टूथ की वजह से भी ओरल कैंसर हो सकता है, ठीक है। और ट्रोमेटिक अल्सर तो फ्रीक्वेंट होते रहते हैं, तो ये हमें देखना है शार्प टूथ है कि नहीं। अगर शार्प टूथ है तो उसको स्मूदन कर दो, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा स्मूदन करो, अच्छे से पहले नॉर्मल एक PF12 से स्मूदन करो, और देन उसके बाद आप एक पॉलिशिंग ब्रश से स्मूदन करो। फिर पेशेंट से पूछो अभी भी कहीं चुभ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आप खुद की असेसमेंट करो, खुद आपने कर दिया फिर पेशेंट को भी पूछना होता है। ये एक चीज हो गई। सेकंड चीज हो गई आपकी, सेकंड नंबर पॉइंट है कि जो थर्ड मोलर होते हैं, आप देखो 1 8 2 8 3 8 4 8 these are buccal और नॉट, ठीक है, या फिर द अपर टूथ इज हिटिंग ऑन द लोअर जिंजाइवा और नॉट।
उससे क्या होता है कि फ्रिक्शनल हाइपरकेराटोसिस होता है, उसमें भी काफी पेशेंट्स जो हैं डर जाते हैं कि वाइट्स लीजन उसकी वजह से भी काफी कॉमन है। तो ये जो मेन दो चीजें हैं, ये द मोस्ट कॉमन वाइट लीजन्स इन द ओरल कैविटी है। एक तो ट्रॉमेटिक अल्सर की वजह से होता है, और दूसरा हो गया फ्रिक्शनल की वजह से। और तीसरा आते हैं हम ओएसएमएस। हाँ जी। सर डीप बाइट की वजह से भी होता है क्या? डीप बाइट की हाँ, वजह से भी डीप हो बाइट सकता है में क्या क्या वो? होता है कि यूजली जो सेकंड पॉइंट जो आपने अगर किसी बोला। का प्रोमिनेंट है कैनाइन, या फिर जो आपका जो बकली प्लेस कैनाइन होता है, और अगर लैटरली कुछ शार्प टूथ है, और हम उसको अगर हम अगर पेशेंट को डीप बाइट है, तो लोअर लिप की जो लेबियल मिकोसा होती है, उसमें भी अल्सर हो जाता है कभी कभी। उसमें ये होगी, ये दो चीज होगी। तीसरी चीज हो गया ओएसएमएफ। अब ओएसएमएफ एक इटसेल्फ इज अ राइट। क्रॉनिक इंसिडियस डिजीज, जो कि मतलब कि हमको ये पहचानना जरूरी है कि ये जो इनिशियल स्टेज में है या कौन से स्टेज में है। अब ओएसएमएफ में इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा, एक तो पेशेंट, मतलब मेन चीज ओएसएमएफ में क्या होती है, ओएसएमएफ होने के बाद पेशेंट हैबिट छोड़ने के बाद भी पेशेंट को अल्सरेशन होने लगते हैं। तो पेशेंट यूजली काफी मुझे डाउट पूछते हैं कि सर एक्चुअली हमने तो हैबिट छोड़े हुए 3 महीने हो गए, अभी भी हमको अल्सर क्यों हो रहे हैं, इज इट प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स कैंसर। ये सवाल काफी कॉमन रहता है लोगों के माइंड में। ये मिसकंसेप्शन है कि जो ओएसएमएफ का फाइबर्स होता है, जो आई थिंक जो इस लाइफ में सबने कभी कभी अपनी जिंदगी में ओएसएमएफ का फाइबर फील किया होगा अपने फिंगर्स से, ग्लव पहन के। तो लोगों का ये डाउट रहता है कि ओएसएमएफ के जो फाइबर है, कहीं वो कैंसर में तो नहीं बदल जाएगा। ठीक है, आपको भी डाउट आया होगा कभी, तो वो डाउट वो है कि वो कभी कैंसर में नहीं बदलेगा, लेकिन इफ दैट एरिया इज गेटिंग ट्रॉमेटाइज्ड by some kind of sharp tooth, then it may convert into leukoplekia. That leukoplekia may convert to cancer. और हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो व्हाइट स्पॉट है वो exactly हुआ का है। इस गम्स तो वो थोड़ा साइड में मानते हैं, लेकिन अगर व्हाइट लीजन टंग में है, especially on the lateral border of tongue, then we have to be very careful. Even if it's a leukoplakia, what I tell the patient to get it removed, कि आप निकलवा लो उससे, या फिर उसको मैं एंटीऑक्सीडेंट देता हूँ। अब एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर भी बोलूंगा मैं, तो पहले ये व्हाइट लीजन्स डिटेक्शन के बारे में बोलते हैं। अब देखो, अब जो ल्यूकोप्लेकिया और लाइकेन प्लैनस अलग एंटिटी है, ठीक है। तो व्हाइट हाँ जी, हाँ। पहचानना थोड़ा मुश्किल है कि ये लाइकेन प्लैनस है या ल्यूकोप्लेकिया है या ओएसएम तो इजी होता है, ओवरऑल लेंथ हो जाती है, प्लस आपका यूवुलर शॉर्ट हो जाता है, प्लस ओएसएम के फाइबर्स दिखते हैं, प्लस ओवरऑल आपका टेस्ट सेंसेशन कम हो जाता है। किसी किसी पेशेंट्स में जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं टंग के ऊपर, वो खत्म हो जाते हैं। अभी किसी पेशेंट्स को कान छोड़ने के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी जलन होती है। तो उन सब राइट। केसेस को, ये हो गया ओएसएमएफ। अब ओएसएमएफ विद लिकोप्लेकिया होता है कि ओएसएमएफ भी है, और ड्यू टू क्रोनिक इरिटेशन, जैसे कि कोई लोग ट्रक ड्राइवर लोग होते हैं, वो एक साइड में कान को ठूस लेके चलाते हैं गाड़ी, या फिर ड्राइवर्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है कि एक तो लिकोप्लेकिया का पैच बन जाता है विद ओएसएमएफ। तो एक साइड में हाँ। फाइबर रहता है, एक साइड में फाइबर नहीं रहता। तो हाँ, तो वो लिकोप्लेकिया का पैच कैसे वो दिखता है, जैसे कि वो अगर कोई सूखी बंजर जमीन है और वो पूरा ड्राइड है पूरा, तो एक क्रैक मड अपीयरेंस जैसा दिखता है लिकोप्लेकिया सब केसेस में। दूसरा केस होता है जब टंग में होता है, पूरा ओवरऑल टंग एरिया में होता है, तो वहां पे उनका जो एक जैसे अगर आप आपको ड्रोन शॉट तो पता ही है ना, ड्रोन शॉट ऊपर से जब हम ड्रोन, सपोज हम किसी सी बीच का ड्रोन शॉट ले रहे हैं, ठीक है। तो एक कोस्ट का, सी बीच का एक फोटो कैसे लगेगा, एबिंग टाइड पैटर्न बोलते हैं उसे, वो होता है लिकोप्लेकिया। मतलब कि लिकोप्लेकिया जो बॉर्डर होता है, आप इमेजिन करिए, आप किसी ऊपर से आप किसी बीच देख रहे हैं, अब बीच में तो बहुत आते रहते हैं, तो ऊपर से आप देख रहे हैं तो एक बीच का अपीयरेंस आएगा आपको, उसको बोलते हैं एबिंग टाइड पैटर्न ऑफ लिकोप्लेकिया। तो ये दो मेन फीचर्स हैं जो कि लिकोप्लेकिया में दिखते हैं। देन तीसरी चीज होगी कि आपको लाइकेन प्लैनस होता है। लाइकेन प्लैनस में क्या है कि ओके। यूजली आपका जो एक हिस्ट्री रहेगी, कुछ साइकेट्रिक हिस्ट्री, मतलब कि पेशेंट इज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ, लिकोप्लेकिया वगैरह में ये सब हिस्ट्री नहीं रहती है। पर लाइकेन प्लैनस में कोई हिस्ट्री, या फिर जैसे समय एग्जाम हो, या फिर कोई टाइप का पेशेंट बोलता है कि उस टाइप का फैमिली मॉनिटरी प्रॉब्लम है, घर में कुछ झगड़ा है, तब उन केसेस में
सर सर, कोई नेटवर्क अभी इशू आ आ रहा रहा है? है। वॉइस थोड़ी कट हो रही है आपकी। अ, अ, कुछ लोगों का मैसेज आया है कि नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आपको सुनना चाह रहे हैं लोग, बट अब नहीं आएगा। क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो अब इसलिए वो पीपल आर सेइंग कि नेटवर्क इशू आ रहा है। कुछ आ रहा है क्या सर, अब आपके ठीक है। हिसाब से क्लियर है? अब नहीं आएगा? अभी थोड़ा साउंड ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, अब ठीक है, क्योंकि अब ठीक लग रहा है मुझे। बाकी लोग बताएंगे। अब ठीक लग रहा हाँ, है। अभी आई थिंक इट इज ओके। तो हाँ, अब ठीक अभी लग रहा सुनाई है दे सर। रहा है ना सागर, सही से फ्लुएंट आ रहा है ना? तो वही मैं बोल रहा था हाँ कि जी, हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लिकोप्लेकिया होता है, लिकोप्लेकिया में तो एक तो क्रैक मड अब अपीयरेंस क्लियर है। दिखता है। एंड दूसरा चीज हो गया आपका, लिकोप्लेकिया में अगर जो टंग के ऊपर होता हम्म, है वो स्पेशली आपको एबिंग टाइड पैटर्न, मतलब कि अगर हम सपोज किसी सी बीच को ऊपर से देखें फ्रॉम अ ड्रोन, तो फिर कैसे दिखता है कि टाइड जैसे वापस जा रही हो, तो लिकोप्लेकिया का बॉर्डर भी वैसे हम्म, दिखता है। अगर मैं फोटो दिखा सकता तो बहुत सही रहता, लेकिन अभी इसमें लाइव में फोटो नहीं दिखा सकते। तो वो हो गया एक आपको लिकोप्लेकिया एक्सपीरियंस। लिकोप्लेकिया में पेशेंट का टोबैको हिस्ट्री मस्ट रहता है। राइट ठीक सर। है, टोबैको हिस्ट्री पेशेंट खाता ही है कि आइदर गुटखा, पान मसाला या फिर बीड़ी। ठीक है। हम्म, अब आते हैं लाइकेन प्लानस पे। लाइकेन प्लानस में क्या होता है ना कि ऐसे टोबैको हिस्ट्री नहीं होने की हम्म, मतलब से फीमेल्स जो कि पान गुटखा नहीं खाते हैं उनको भी लाइकेन प्लानस हो जाता है। ठीक है। और लाइकेन प्लानस में और लिकोप्लेकिया में एक मेन डिफरेंस ये है कि हम्म, लिकोप्लेकिया में बहुत पेशेंट्स को बर्निंग नहीं भी हो सकती है, खाली एक व्हाइट स्पॉट रहता है। काफी वो बर्निंग की कंप्लेन ही नहीं करते हैं, बोलते हैं सर ये मेरा व्हाइट स्पॉट हो गया है, इसको कैसे ठीक करें। पर लाइकेन प्लानस में पेशेंट व्हाइट स्पॉट का कंप्लेन कम, बर्निंग की कंप्लेन ज्यादा करते हैं। हाँ, पेशेंट बोलते हैं हाँ, कि सर वो बर्निंग सेंसेशन कैसे कम करें। तो यूजली जो एक हिस्ट्री होती है, थोड़ी बहुत साइकेट्रिक ओके। हिस्ट्री होती है, एंग्जाइटी की हिस्ट्री होती है, डिप्रेशन की हिस्ट्री होती है लाइकेन प्लैनेट्स में। क्योंकि पेशेंट डिस्ट्रेस रहता है किसी वजह से, आइदर ड्यू टू मैरिटल लाइफ या मॉनेटरी प्रॉब्लम या फिर जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ये एक कारण हो गया लाइकेन प्लैनेट्स का। अब लाइकेन प्लैनेट्स में जैसे कि इंटरलेसिंग लाइंस, उसके बहुत सारे पैटर्न्स रहते हैं लाइकेन प्लैनेट्स, पर्टिकुलरली टंग में भी होता है, बक्कल में कुछ भी होता है। अब ल्यूकोप्लेकिया लाइकेन प्लैनेट्स में डिफरेंशिएट कैसे करें, दैट इज ऑल्सो इजी, बट लाइकेन प्लैनेट्स है कि एक कंटिन्यूअस व्हाइट स्पॉट नहीं रहते हैं। इट्स लाइक सनरे जैसे निकल रहा है कहीं से, या फिर बहुत सारी लाइन आपस में क्रिस क्रॉस हो रही हैं, इस टाइप के बहुत सारे धागे एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, तो उस टाइप का हम्म, अपीयरेंस होता है लाइकेन प्लैनेट्स में। वो तो हमने पढ़ा ही है कि विकेम स्ट्राई वगैरह एंड, पर सीधी भाषा में तो इट्स लाइक ओके। बर्निंग सेंसेशन। व्हाइट पैच ऐसे कुछ खास हम्म, दिखता नहीं है, व्हाइट पैच मिक्स विद रेड पैच ऐसे रहता है लेकिन प्लानस में ये हो। अब ट्रीटमेंट एस्पेक्ट पे आते हैं। ट्रीटमेंट ओके। एस्पेक्ट में देखो सबका एक ओके। कॉमन ट्रीटमेंट होता है, ठीक। और कभी कभी किसी मेडिसिन की वजह से भी आपको लाइकेनोड रिएक्शन हो सकता है माउथ में। हम्म, मेडिसिन की वजह से भी आपका हो सकता है, जैसे कि राइट। हो गया आपका क्या बोलते हैं, जैसे कि आपका ड्रग इंड्यूस्ड हो गया, आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लेंगे तो उसकी वजह से भी काफी लोगों को लाइकेन प्लानस हो सकता है। आप अगर कोई टूथपेस्ट यूज करेंगे ये कंटेनिंग यूज करेंगे, सिनेमन कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज करेंगे, उसके वजह से भी लाइकेन ब्लाइंडनेस हो सकता है। जैसे कि ऐसा कुछ मैं पर्टिकुलर ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे कि बहुत सारे टूथपेस्ट में क्लोजअप जैसे राइट। होता है, क्लोजअप का जो रेड पूरा एकदम उसमें बहुत ज्यादा पिपरमिंट रहता है, तो उसकी वजह से काफी पेशेंट्स आते हैं बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन लेके। तो ये या और भी बहुत सारे रीजंस हैं ड्रग इंड्यूस जो लाइकेन ओके। रिएक्शन होते हैं। ओके। बाकी जो छोटे छोटे बच्चे भी में भी लाइक मैंने आजकल दिखने लग गया है, 17-18 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं। तो ये एक हो गया। फिर अब मेडिसिन मैं क्या प्रिस्क्राइब करता हाँ, हूँ अगर पेशेंट को, राइट। सबसे पहले तो फर्स्ट मेडिसिन है कि स्टॉप ऑल फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। ये तो ये है ही। प्लस हम लोग पेशेंट को DSM-5 को राइट। तो है ही, उसमें कंटेनिंग है, फीवर तो रहता ही है। प्लस उसके साथ बहुत सारे मेडिसिन है जो मैं पेशेंट को राइट। देता हूँ, लाइक वीक और गोल्ड देता हूँ। अब मैंने देखा है कि रिसेंटली कोइंजाइम क्यू एक बोल के एक है प्रोडक्ट, जो कि इस
एंटीऑक्सीडेंट में है, तो कोएंजाइम क्यू हेल्प्स अ लॉट इन रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द व्हाइट लीजन्स। वो कैसे हुआ कि मैंने एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, और द पेशेंट वाज फ्रॉम ओ मेजिया, दुर्गापुर। दुर्गापुर से एक पेशेंट थी, एक नर्स थी, तो उनको मैंने दिया। तो सरप्राइजिंगली आफ्टर 1 मंथ उनका जो ल्यूकोप्लेकिया था ना, वो छोटा हो गया, मतलब टंग में उनको लीजन था, वो छोटा हो गया सरप्राइजिंगली टंग में। तो उसके बाद ओके से वो कोएंजाइम क्यू बोल के, जो जिस कोई भी कंपनी का कोएंजाइम क्यू अगर है तो वो मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। प्लस कोई भी एंटीऑक्सीडेंट में 4-5 चीज होनी चाहिए। सर। सर डोजेज भी बता दीजिए आप, जैसे एसएम मैं फाइब्रो अभी तो ये मैं भी एसएम फाइब्रो नहीं लिख रहा कैसे हूँ आप देते हैं कुछ फिर दिनों से। कितने मंथ के लिए? पर अभी मैं लिखता हूँ, यूजली मैं बताता हूँ आपको। अगर हाँ आप जी। कंटेंट के हिसाब हाँ से जी। बताता हूँ, अगर आपको किसी को देना है, हाँ जैसे जी। कि वैसे मैं लिकोप्लेक किसी भी पेशेंट में, तो उससे पहले आपको उसमें लाइकोपिन मिनिमम 8,000 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी मेडिसिन में लाइकोपिन 4,000 है, तो उसको दिन में 2 बार दीजिए। ओके। ठीक है। तो 8,000 to 10,000 माइक्रोग्राम्स होना चाहिए उसमें आपका ओके। ये लाइकोपिन होना चाहिए। उसके बाद आपका आता है ये लाइकोपिन। जो कोएंजाइम क्यू होना चाहिए। लाइकोपिन। ये हो गया। कोएंजाइम क्यू होने के बाद आपका बीटा कैरोटीन हो गया। ठीक है। ओके। बीटा कैरोटीन हो गया, फिर आपका आ गया सेलेनियम होना चाहिए थोड़ा सा। यस। माइक्रो राइट। न्यूट्रिएंट जो होते हैं, इस सेलेनियम यूजली हमको डाइट से मिलता नहीं है। सेलेनियम हो गया। देन उसके सर। और भी बहुत सारे हैं। एक तो अच्छा। याद नहीं आ रहा सडनली। करक्यूमिन कंटेनिंग भी जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो दैट इज आल्सो वेरी गुड। तो आई गिव माई हाँ। रेजिमेन की पहले 15 दिन डबल टाइम दो, राइट। ट्वाइस डेली दो। देन आई शिफ्ट टू वंस डेली फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। ठीक है। 3 मंथ्स मिनिमम एंटीऑक्सीडेंट का इफेक्ट दिखने के लिए 3 मंथ्स खाना ही है। ओके। ऐसा नहीं कि 15 दिन खा लो ठीक हो जाएगा। मिनिमम 3 मंथ्स इज रिक्वायर्ड ऑफ एनी एंटीऑक्सीडेंट, सो दैट इट कैन किल द फ्री रेडिकल्स। उतना तो जरूरी है ही। उसके बाद और मैं कोई भी टाइप ऑफ स्टेरॉइड हम्म। ऑइंटमेंट देता हूँ अगर एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन है, तभी आई यूज स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में भी मैं टोबाकॉट, केनाकॉट, ये भी लिमिटेड यूज करता हूँ। भी मिक्स करता हूँ हनी के साथ, देके बोलता हूँ हनी के साथ मिक्स करके लगाइए। हम्म। क्योंकि हनी इज इटसेल्फ नेचुरली एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल। तो अच्छा। मैं जो ऑइंटमेंट देता हूँ किनोकॉट का, उसको मैं बोलता हूँ कि हनी में मिक्स ओके। करके लगाइए। ये वंडरफुल पॉइंट। एक चीज हो गई। अच्छा, अब ये हो गया जो एक्यूट लीजन्स के। अगर किसी पेशेंट को वंडरफुल। क्रॉनिक है, मतलब कि बहुत दिनों से लीजन है, तो उसमें मैं टोटली अवॉइड करता हूँ देना। ठीक है। और एक्यूट लीजन्स के लिए एक और मैं देता हूँ, आपको बताना भूल गया मैं। एक और आता है टैक्रोलिमस बोल के एक ऑइंटमेंट आता है, टैक्रोसफोर्ट बोलते हैं। उसमें क्या है कि उसकी परसेंटेज बहुत कम ओके। देते हैं, उसकी जो डोसेज है 0.03%, टैक्रोसफोर्ट। तो वो ओनली फॉर लाइक वेरी स्मॉल अमाउंट यू हैव टू अप्लाई। दैट आल्सो मिक्स्ड विद हनी, डाइल्यूट करके लगाना है, क्योंकि टैक्रोलिमस का ओवर यूज भी इटसेल्फ कैन कॉज कैंसर। मतलब हमने जो यूज किया था, पढ़ा था ओरल मेडिसिन में कि टैक्रोलिमस जो है, मतलब कि सीवियर बर्निंग सेंसेशन और सीवियर लाइकन ब्लाइंडनेस को पूरा इमीडिएटली 3-4 दिन में खत्म कर दिया। पेशेंट बहुत खुश हो जाता है कि सर आप मस्त दवाई दी, पूरा ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद जो रिकरेंट होता है उसको, अगर ओके। 1-1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद, तो उसमें क्या होता है ना कि और दूसरी दवाई उस पेशेंट में काम ही नहीं करेगी। तो एक केस हो चुका है, लिप में था पेशेंट को। ये दिल्ली का पेशेंट है, लोअर लिप में ओ ऐसे उसको मैंने प्रेस्क्राइब किया था टैक्रोलिमस, बिकॉज उसको सीवियर बर्निंग सेंसेशन थी उस लेडी को, एंड आई टोल्ड हर टू गो फॉर बायोप्सी, बिकॉज मुझे सस्पेक्टेड था कि वहां पे कुछ है लीजन टाइप का। बट वो तो मैंने दिखाने नहीं गए, तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की तब दिखाई। तो इंस्टेड ऑफ शोइंग एनीवन, शी कंटिन्यूड यूजिंग द tacrolimus for more than a year, and it converted into cancer, that small lesion, because of the overuse of tacrolimus. कभी कभी यूएसए के ओहो। जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस ड्रग के ऊपर एक ब्लैक बॉक्स वार्निंग लगाई हुई है कि ओवर यूजेस ऑफ दिस ड्रग कैन कॉज कैंसर। इसका दूसरा नाम FK506 है। तो ये एक रामबाण मेडिसिन है, लेकिन नॉट फॉर ऑल केसेस,
only for severe burning and have to be applied only once, that too only for full monitoring के अंदर within 15 days आपको full monitor करना है पेशेंट को। तो ये हो गया एक्यूट केसेस के लिए। क्रॉनिक केसेस के लिए व्हाट आई टेल द पेशेंट्स कि थोड़ा सा जो हल्दी होती है, कच्ची हल्दी जो हम लोग शादी ब्याह में लगाते हैं, उसका पेस्ट बना के आप हनी के साथ या फिर कर्ड के साथ अपने गालों में लगाएं, उसमें भी बर्निंग सेंसेशन काफी रिड्यूस होती है। So that also reduces the burning sensation to a whole lot of level तक खत्म कर देता है, बहुत level तक। So this is one reason। और chronic cases में तो एंटीऑक्सीडेंट मिनिमम 3 महीना चलाना ही है, ठीक है। अच्छा, काफी पेशेंट्स भी ऐसे आते हैं कि सर OSMF का इंजेक्शन लगा दो। तो OSMF का इंजेक्शन कब लगाना चाहिए? OSMF का इंजेक्शन we need to give only in the 3rd trimester और 4th trimester में लगाना चाहिए। मतलब कि ऐसे, सॉरी, मतलब कि 3rd स्टेज में, ट्राइमेस्टर बोल रहा हूँ, 3rd स्टेज या फिर 4th स्टेज में लगाना चाहिए, जब बिल्कुल पेशेंट का माउथ ओपनिंग नहीं हो रहा है या फिर पेशेंट इज इन एक्सट्रीम ट्रबल, देन ओनली वी शुड गिव स्टेरॉइड इंजेक्शन। सो व्हाट आई गिव इज, मैं पेशेंट को, मैंने काफी दिन से हालांकि लगाया भी नहीं है, क्योंकि जो भी पेशेंट आते हैं दूर दूर से आते हैं, तो मैं उनको मना कर देता हूँ कि देखिए आप लगाएंगे फिर आप आएंगे नहीं। तो ऐसे काफी बार मेरे साथ हुआ है। तो आई गिव ओनली लोकली, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो दूर से मेरे को कोई दिखाने आता है, तो आई डोंट गिव देम बिकॉज दे यूजली डोंट टर्न अप, और उसमें ज्यादा सीवियर हो जाता है फिर। तो मैं यूजली आई गिव हाइड्रोकोर्टिसोन हेमीसक्सिनेट बोल के एक आता है 100 ml, उसका नाम होता है प्रेमाकॉट 100, प्रीमाकॉट 100 होता है उसका नाम। तो दैट आई गिव, दैट इंजेक्शन आई मिक्स विद लोकल एनेस्थीसिया। मैं सिर्फ प्लेन स्टेरॉइड देता हूँ, हाइलुरोनिक एसिड नहीं देता हूँ मैं, क्योंकि वो मिलती नहीं है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब जगह हाइलुरोनिक एसिड मिलती नहीं है, हायर्स इंजेक्शन बोल के आता है, सब जगह नहीं मिलती है। अगर मिल जाती है तो उसको मिक्स करके लोकल एनेस्थीसिया के साथ आई गिव स्टेरॉइड्स फॉर फ्यू डेज, लाइक वीक में 2 बार हो गया फॉर 3 months। तो उसमें माउथ ओपनिंग में काफी फर्क आता है, और पेशेंट को भी एक्सरसाइज करना है, ये भी बहुत जरूरी है। पेशेंट कंप्लायंस बहुत जरूरी है, पेशेंट कितना कंप्लायंट हो रहा है आपके साथ, हाउ मच इज बिलीविंग यू। अब पेशेंट को 2 महीने लगाया, पेशेंट गायब, फिर वो चौथे पांचवें महीने में बोलता है आके कुछ होता नहीं है, तो उस टाइप के पेशेंट्स को एक्चुअली नहीं लगाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि और ज्यादा सीवियरिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आप डोज कंप्लीट नहीं कर रहे हो, प्लस पेशेंट भी बीच बीच में 1-2 पान मसाला गुटखा खा लेता है। तो पेशेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है, नहीं तो इट्स टू डिफिकल्ट। राइट सर, राइट सर। नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बोले सर। ये जो आपने ड्रग्स जैसे बताए, अब तो इजीली लोगों को समझ में आ रहे हैं, बट कुछ बुक्स आप रिकमेंड करेंगे जो नॉट टेक्स्ट बुक्स, बट होते हैं ना जो कई बार एमआर दे जाते हैं, इस तरह की बुक्स दे जाते हैं जिसमें ड्रग्स के ब्रांड नेम्स मौजूद होते हैं, इस तरीके की कोई बुक्स आपके हिसाब से आपको लगता है कि पीपल कैन रीड और उसको थोड़ा सा, या फिर ऐसी कोई एक साइट्स बुक या आती है सिम्स बोल के, पेजेस जहाँ पे CIMS, उनको आराम जो से आई इंडियन थिंक ब्रांड जो नेम्स मिल जाए? पूरे मेडिसिन के ड्रग के नेम्स उसमें लिखे हुए रहते हैं। CIMS की बुक्स आती है, हर मेडिसिन स्टोर में, बुक स्टोर में अवेलेबल होती है, जो उसमें एक मेडिसिन नहीं, सारी ड्रग्स की लिखी होती है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन और क्लेवुलानिक एसिड, जो ऑगमेंटिन है, सोइनक्लेव है, एंडीक्लेव है, प्रिंसिक्लेव है, वो सारे उसके प्राइस के साथ लिखी हुई रहती है, उसके यूसेजेस। तो फार्माकोलॉजी अगर उससे पढ़ोगे तो काफी आपको बेनिफिट होगा। बहुत सारी ड्रग्स की डिफरेंट प्राइसेस, जैसे सिप्ला की ड्रग की प्राइस 50 रुपए है, वही ड्रग आप जीएसके की दोगे तो 180 रुपए है। तो सब कुछ उसमें डिफ्रेंशिएट करके लिखा हो रखा है, वो बहुत बेनिफिशियल है। तो वो मेरे कार में पड़ी हुई रहती है वो बुक, तो कभी कभी जैसे बोर मार खोल के देख सकते हो, वो इट्स क्वाइट गुड। CIMS बोलते हैं उसे, सिम्स। ओके ओके सर, कैंसर से रिलेटेड बहुत फियर रहता है डेंटिस्ट में कि कुछ भी ऐसा ना हो जो मुझसे डिटेक्ट ना हो या कुछ गड़बड़ हो जाए। जैसे कई बार मैंने देखा है कि आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे किसी सीनियर ने बताया था कि उन्होंने एक्सट्रैक्शन करी और एक्सट्रैक्शन के बाद शायद वो कैंसर ज्यादा स्प्रेड हो गया, किसी मेटास्टेसिस हो गया किसी रीजन की वजह से। तो तब से ना कैंसर पेशेंट्स को कोई छेड़ना नहीं चाहता है क्लिनिक पे। ये एक फियर मेरे फ्रेटर्निटी में देखा है कि मेरे एरिया के आसपास
है एक ये चीज, कैंसर को लेके, एचआईवी को लेके, इनफैक्ट लीवर के इश्यूज को लेके, हेपेटाइटिस को लेके, उन सबको लेके भी है, बट मेनली तो कैंसर को लेके माइंड में रहता है। तो हाउ वुड यू सजेस्ट टू 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 प्रोसीड विद कैंसर पेशेंट? कौन से कैंसर पेशेंट और किस स्टेज के कैंसर पेशेंट्स से ल्यूकोप्लेक सॉरी ल्यूकोप्लेक क्या बोल रहा हूँ, ब्लड कैंसर का पेशेंट है या किसी और इसका कैंसर का पेशेंट है, कौन से पेशेंट्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है जैसे और कि रेफर कर आपको देना हॉस्पिटल देखना, में, और यूजली जो किनको आप, कैंसर हाउ कैन यू पेशेंट्स प्रोसीड? यूजली जो आपके क्लिनिक में आते हैं, ठीक है, दीज आर ऑल प्राइमरी नॉन डायग्नोस्टिक पेशेंट्स, जो जी। दो टाइप के आते हैं। एक तो जिनका ट्रीटमेंट हो चुका होता है, पूरा एकदम रेडिकल नेगेटिव होके वो वाले पेशेंट्स आते हैं, वो एक हो गया। दूसरी चीज हो हम्म, गई, आपके हम्म, क्लिनिक में आते हैं, डायग्नोस नहीं हो पाते हैं, और आपने कुछ कर दिया होता है, फिर वो बढ़ जाता है। ये काफी कॉमन है। ठीक है, हम्म, पेशेंट केम फॉर ग्रेड 3 मोबाइल टूथ, पेशेंट ने दांत निकलवाया, पेशेंट के एक महीने बाद ग्रोथ आ गई। ठीक है, तो इन सब केसेस में आप कुछ कर नहीं सकते हैं बेसिकली, क्योंकि वो एक्चुअली, मैंने हाँ, खुद एक पेशेंट्स का मैंने देखा हुआ था, कॉलेज में आया हुआ था पेशेंट। पेशेंट का मैंने चेक किया, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था ओरल कैविटी में। ओरल सर्जरी में जैसे ही एक्सट्रैक्शन हुआ, उस सॉकेट हील नहीं हुआ उस सॉकेट से, बिकॉज देयर वाज सम अंडरलाइंग कैंसर अंडर द एल्वुलर सॉकेट विच वाज नॉट विजिबल। अब ग्रेड 3 मोबाइल टूथ का आईओपी कोई करता नहीं है, इट इज नॉट यस। रिक्वायर्ड ऑल्सो। सो बेसिकली क्लिनिक में अगर आप आए, अगर कोई भी टूथ एक्सट्रैक्शन आए, आप आसपास ग्रेड बाकी सारे दांत देखो। जैसे कि एक सडनली एक ग्रेड 3 मोबाइल है, आप खुश हो जाओगे, अरे वाह 2 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन आप पहले कारण जानो, क्यों हिल रहे दांत। इज द पेशेंट डायबिटिक? ठीक है, डायबिटीज नहीं है तो ये बहुत अनकॉमन है कि दांत हिल रहा है। ठीक है, और उसके आजू बाजू के दांत देख, ऊपर के दांत नीचे के दांत वो कैसे हैं, वो भी अगर सारे हिले टाइप्स हैं तो फिर ठीक है, चलो वो भी आपने निकाल दिया। लेकिन आप देख रहे हो कि हाँ वो सारे दांत आपके नहीं हिल रहे हैं, सारे फॉर्म है, तो कभी कभी क्या होता है ना, फ्रैक्चर भी हो जाता है, क्राउन सिर्फ फ्रैक्चर होकर कैसे हिलता है। तो कभी कभी ये भी धोखा खा जाते हैं लोग कि टूथ का क्राउन निकल गया, रूट अंदर रह गई। लेकिन अगर फुल टूथ मूव हो रहा है तो मे बी उसका आप आईओपी ले लो। आईओपी लेके देखो उसका बोन लॉस कितना है, कुछ सिस्ट या फिर ट्यूमर तो अंदर नहीं है। ठीक है, इफ पॉसिबल अगर आप सेंटर से समझ रहे हैं, एक ओपीजी करवा लो। पेशेंट को आप समझाइए कि देखिए अंदर में कुछ भी हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, सिस्ट हो सकता है, हम निकाल तो देंगे, 2 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन कभी कुछ अगर हो गया इसके मतलब निकालने के चक्कर में कभी कभी चीजें एग्रेवेट भी हो जाती हैं, तो आप एक ओपीजी करवा लीजिए। ओपीजी जब आप तो आपके फोन में आ जाता है ओपीजी, तो यू कैन ऑलवेज सेंड अ पिक्चर टू अ कंसल्टेंट, और जो भी आपका नॉन सीनियर है उनसे आप एडवाइस लेके पेशेंट को ये कर सकते हो कि अगर नॉर्मल है तो फिर अगले दिन बुला के निकलवा लो, या फिर अगर कुछ आपको सिम्टम लग रहा है, सिस्टिक लीजन है या फिर कैंसरस ग्रोथ है, देन पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसको रिफर कर देना चाहिए किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी कैंसर इंस्टीट्यूट में। तो उस सब केसेस में अगर आप खुद हीरो बन के निकालोगे, फिर पेशेंट क्या हुआ ना, वो उनको लगेगा कि उस डॉक्टर ने दांत निकाला इसलिए मेरे को हुआ राइट। ऐसे। उनके मन में यही रहता है, क्योंकि वो नहीं देखते हैं कि वो साइंस नहीं समझते हैं कि हाँ, क्यों हो यस, रहा है, मेरे साथ पहले से था या मैं यही आई रहता एम है। जेनेटिक ससेप्टेबल। वो बोल रहे हैं कि दांत निकाला इसलिए कैंसर हो गया, लोग यही बोलेंगे। तो केयरफुल रहना चाहिए, कोई भी अगर ऐसे मोबाइल टूथ आए, यूजली लोग हाँ, एक्सट्रैक्शन के बाद ही होता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट कि ओके ये क्यों हो रहा है एक्चुअली, व्हाई दिस इज हैपनिंग, रीजन जानना राइट बहुत सर। जरूरी है। राइट सर। सर, ट्रोमेटिक पेशेंट्स जो आते हैं आपके क्लिनिक पे, एकदम से ट्रॉमा का पेशेंट आया, अंदर चला गया है कोई, तो जैसे कई मैंने देखा है कि एक पेशेंट, कल फोन आया मेरे पास, एक्सक्यूज मी सर। तो कल फोन आया और पेशेंट 2 दिन से घर बैठा हुआ है, ट्रॉमा पूरा अंदर चला गया दांत। आई एम सॉरी, पर्सनली मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ आपसे यहाँ, बट पेशेंट का पूरा दांत अंदर चला गया है और पेशेंट बैठा हुआ है, क्योंकि वो हॉस्पिटल गया हम्म। तो हॉस्पिटल वाले ने बोल दिया कि नहीं, अभी कुछ नहीं करना, क्योंकि शायद हॉस्पिटल में डेंटिस्ट अवेलेबल नहीं था। तो उनका मेरे पास फोन आया कि 2 दिन से दांत अंदर ही है। तो इस तरीके के जब केसेस आते हैं तो कितनी जल्दी ओपीजी वगैरह करा लेनी ट्रॉमा के चाहिए साथ और सबसे पहले क्या स्टेप हमारे जल्दी होने पेशेंट चाहिए को पेन को आपको खत्म करना है, फर्स्ट चीज। आपके हिसाब से? ठीक है, तो ओपीजी तो इमीडिएटली करना है, जितना जल्दी हो पाए। उसमें आप देखना पड़ेगा पहले तो हम्म, फ्रैक्चर लाइंस कुछ है कि नहीं, हेड इंजरी है कि नहीं। ठीक है, हेड इंजरी तो पता चल जाता है,
आप लो अब एक जॉ का ओपीजी, सिंपल ओपीजी करवाओ, उसमें भी काफी चीजें पता लग जाती हैं। अगर कुछ फ्रैक्चर ऐसे इमीडिएटली जरूरी नहीं कि आप उसी दिन 2-3 दिन में कर दो, अगर फ्रैक्चर है, ठीक, यू कैन वेट फॉर अ वीक, उसके बाद भी आप सर्जरी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुरंत उसी दिन सर्जरी करनी है। पहले डायग्नोसिस होना इंपॉर्टेंट है कि किस लाइन में फ्रैक्चर है, लीफोर्ट 1 है या लीफोर्ट 2 है। ऐसे क्लिनिक लेकिन यूजुअली क्लिनिक में बहुत कम आते हैं, सारे हॉस्पिटल में ही जाते हैं। मेरे अच्छा। क्लिनिक में हार्डली गिन के 7 या 8 केस आए होंगे पिछले 10 सालों में। तो ट्रॉमा केस यूजुअली बहुत कम बच्चे आते हैं, खाली ट्रॉमा गिर गए उस ओके। टाइप का। लेकिन जो एडल्ट, जो फुल फेशियल ट्रॉमा, यूजुअली सारे हॉस्पिटल में ही आते हैं। स्पेशली क्रिसमस के अगले दिन आते हैं, न्यू ईयर के अगले दिन आते हैं, दिवाली के दिन के अगले दिन आते हैं। इन सब दिन में ट्रॉमा केसेस बहुत आते हैं। तो राइट। बेसिकली राइट, बिल्कुल। मेरे क्लिनिक में तो पिछले 1 साल से कोई नहीं बहुत आया ट्रॉमा रेयरली केस, खाली बच्चे ऐसा ट्रॉमा, होता जो है। अच्छा। चाइल्ड ट्रॉमा वाले केस आए हुए हैं। एडल्ट ट्रॉमा जो होता है नहीं आया। प्लस आपका क्लिनिक जो भी है नेशनल हाईवे के साइड में होना चाहिए। तो अगर वहाँ यूपी एक है, तो वहाँ पे अगर है तो यूजुअली कोई इमरजेंसी में एक बार आ भी गया तो उसको आप फर्स्ट एड देके भेज सकते हैं। जी जी। वहाँ लोग। राइट। राइट सर, आपकी स्पेशलाइजेशन तो हमें पता है, उसके सिवा हम देखते हैं यू डू ब्रिलियंट एंडो वर्क ऑल्सो, सर्जरी वर्क ऑल्सो। आपको क्या लगता है कि जैसे यंग बच्चे स्टूडेंट्स जो हमें बोलते हैं कि एमडीएस कर लें, स्कोप क्या है क्या नहीं है, और किस में स्कोप है, कई पूछते हैं, मुझसे पूछते हैं कि बीडीएस में स्कोप है, एमडीएस में स्कोप है, तो एमडीएस के स्कोप है तो किस में स्कोप है। आप जैसे स्पेशलाइजेशन अपनी तो करते ही हैं, उसके साथ हम देखते हैं कि आप सारा काम करते हैं अपना। तो व्हाट डू यू लव इन डेंटिस्ट्री अपार्ट फ्रॉम योर स्पेशलाइजेशन, क्योंकि ये काम भी मुझे अच्छा लगता है, जैसे एंडो का आई हैव सीन ब्रिलियंट वर्क ऑफ योर्स। तो किस तरीके से स्टूडेंट्स को सोचना चाहिए अबाउट स्पेशलाइजेशन, नहीं, मतलब ऐसे ये सोचना चाहिए कि स्पेशलाइजेशन करनी है तो मैं इसी को ओरल करना मेडिसिन है, में, या मैं बताता दे हूँ, मैं शुड जब पीजी की तैयारी प्रोसीड कर विद रहा था, अदर मैं ये थिंग्स नहीं सोच ऑल्सो। रहा था कि मुझे इस ब्रांच में करनी है। एक मन में था कि ओरल सर्जरी करना है, या फिर ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था बेसिकली। पहले मिल जाए, वो मेरा पहला मोटिव तो वो था। अब जब मिल गया तो उसके बाद मैंने देखा मुझे ओरल मेडिसिन और ओरल पैच छोड़ के कुछ नहीं मिल रहा है। तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में मिला था, जीडीसी गोवा में मिला था, और जीडीसी केरला में कहीं पे कैलिकट, और जीडीसी बैंगलोर मिल रहा था। और प्रोस्तो मिल रहा था कहीं पे जहाँ पे कोई उठा नहीं रहा था प्रोस्तो की। तो जब पता लगा कि ओके। उस ब्रांच की प्रोस्तो कोई क्यों नहीं ले रहा है, तो पता चला कि वहां पे जो है 3 साल में कोई पीजी पास ही नहीं होता है, मिनिमम 5 साल लगते हैं। मतलब एचओडी फेल कर देते हैं वहां पे। इसलिए वो इस कॉलेज की प्रोस्तो की एक सीट खाली थी। तो मैंने सोचा यार नहीं लेते, कि मतलब इस टाइम पे लगा कि प्रोसेस काम तो मैं कर ही लेता हूँ, और कुछ नया सीखते हैं। ओरल मेडिसिन थोड़ा लीस्ट मतलब उस टाइम पे लेते थे लोग, और जॉब प्रोस्पेक्ट्स अच्छी थी ओरल मेडिसिन में। तो मैंने जॉब एस्पेक्ट से लिया मेडिसिन की, ओरल मेडिसिन में लूंगा तो जॉब मुझे आसानी से मिल जाएगी। हम्म। लेकिन हुआ उस टाइम पे ऑलरेडी हम्म। सैचुरेटेड हो चुका था, और बाकी ब्रांचेस भी सुना था कि उसमें हम्म। जॉब हम्म। नहीं है। तो उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ मैं, 2009-10 में भी उतनी इजीली जॉब नहीं मिलती थी साउथ में। उस टाइम में ही साउथ में सैचुरेशन आ चुका था। तो सब लोग जो साउथ इंडियन सीनियर्स थे वो बोलते थे कि राइट। तू नॉन क्लिनिकल ले, उसमें अच्छी आराम से जॉब मिल जाएगी। तो क्लिनिक खोलूंगा तब तो सोचा ही नहीं था। तो क्लिनिक करने के बाद मुझे पता लगा मुझे एंडो अच्छा लगता है, देन आई लाइक ओरल सर्जरी। ओह। तो जैसे ऑर्थो मुझे उतना पसंद नहीं है, ऑर्थो मेरी वाइफ करती है। राइट। तो ये सब चीजें करते करते एक्सप्लोर हुआ। और क्या, जैसे सारी चीजें तो मुझे राइट अच्छी ही लगती हैं। प्रोस्तो सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रोस्थेटिक वर्क अच्छा लगता है मुझे। तो तो ये सब चीजें मतलब सारी चीजें मुझे अच्छी लगती है। ऐसा राइट। नहीं कि मुझे एंडो पसंद नहीं है, या फिर एंडो भी अच्छा लगता है, ओरल सर्जरी भी अच्छा लगता है। सर, एंडो में सिंगल हम्म सिटिंग रूट कैनाल्स में कितना बिलीव आप करते हैं, क्योंकि मेरा एस्पेक्ट एंडो पे ज्यादा रहता है। तो सिंगल सिटिंग सब मैं करने लगा हूं, पहले नहीं करता था और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। बट पहले जब मैं सिंगल सिटिंग अटेम्प्ट करता हम्म था तो हम्म रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। जब से आई ऑप्टेड फॉर गुड इरिगेशन सिस्टम्स, गुड आइसोलेशन सिस्टम्स, तब से रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। तब मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं प्रॉपर सक्शन के साथ साथ एस्पिरेटर भी लगा के यूज करता हूँ, तो पेरियपाइकल लीजन भी क्यों ना हो, पेशेंट का हीलिंग होती है।
कैल्शियम लगाने के बाद जब मैं ऊपर से टेम्परेरी लगाने के बजाय एक जीआईसी रेस्ट्रिक्शन कर देता हूँ कि वो आइसोलेटेड रहे, या अगर ऑब्चुरेशन के बाद तुरंत मैं कॉम्पोजिट बिल्डअप कर देता हूँ, या फिर प्री एंडो बिल्डअप करके ही काम करता हूँ, या रबर डैम लगा के ही काम करता हूँ, अगर सिंगल ये सब चीजें मैं सिटिंग अगर आप करोगे अच्छे से तो अप्लाई मिनिमम करता पेशेंट हूँ को 2 घंटा तो देना है। सिंगल सेटिंग्स के रिजल्ट्स हैं। समझ रहे हैं आप? वरना हाँ, सिंगल 2 घंटा सेटिंग्स आपको करना है। अगर आपको उतना टाइम है, अब अगर आप एक दो सिटिंग आप घंटा देना मिनिमम है, डेढ़ यस। घंटे में कर रहे हो हाँ जी। तो आप सिंगल सिटिंग करो। अगर आप आधे घंटे में सिंगल सिटिंग कर रहे हो वो 100% प्रॉब्लम आएगी बाद हम्म। में, अगर वाइटल टूथ नहीं है तो मैं भी सिंगल सिटिंग अभी कर रहा हूँ। मैं सिंगल सिटिंग नहीं करता, मैं सेकंड सिटिंग में आरसीटी खत्म कर देता हूँ। फेल हो सकती है। फर्स्ट सिटिंग मैंने बीएमपी कर दिया, क्योंकि पेमेंट के भी इश्यूज आती हैं। पेशेंट बोलता है यार इतना जल्दी काम राइट। किया, कुछ तो किया ही नहीं, इस टाइप का एक होता है। यहाँ पे है थोड़ा बहुत, तो मैं फर्स्ट सिटिंग में आरसीटी बीएमपी कंप्लीट कर देता हूँ। सेकंड सिटिंग में आई डू द ऑब्जर्वेशन एंड इफ आई गेट टाइम आई डू द क्राउन कटिंग। और सिंगल सिटिंग भी रिसेंटली भी मैं, जैसे एट्रीटेड टूथ हो गए सारे, एट्रिशन की वजह से पेन हो रहा है, तो वो उसमें तो केरीज इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंगल सिटिंग कर दिया पेशेंट का। तो इन्फेक्टेड केस में भी आप कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू डू वेरी गुड हम्म। इरिगेशन एंड प्रॉपरली। राइट। इरिगेशन इज द मेन, ये बिल्कुल अच्छे से इरिगेट करो, यस। बहुत टाइम तक इरिगेट करो एंड अच्छा सीलर यूज करो। देन एब्सेस वाले केसेस में भी अच्छा रिजल्ट आता है। मैं भी हम्म। करता हूँ बहुत समय अगर इरिगेशन में सर आप हाइपो आप जैसे सर हाइपो वगैरह यूज करते हैं, और आपको तो ऑब्वियसली डेफिनेट नॉलेज है उस चीज की, बट मैं देख रहा हूँ कि कई बार ना इस चीज की नॉलेज नहीं है कि हाइपो या किसी भी इरिगेशन सिस्टम के लिए आपको अलग से निडल्स चाहिए होंगी, इरिगेशनल निडल्स चाहिए होंगी, या फिर आपको किस निडल, इरिगेशन निडल को भी कहाँ तक लेके जाना है। आजकल कई बार लोग, मैं देखता हूँ कि ऑब्जर्वेशंस में पफ बनाने की एक क्वेस्ट बनी हुई है कि हमें ना कैल्शियम भी एपेक्स के पार ले जाना है, और हमें सीवर भी एपेक्स के पार ले जाना है, और दे डोंट नो कि कितना ज्यादा पेनफुल हो सकता है हम्म पेशेंट के लिए अगर वो कैल्शियम वहां पे हार्डन अप हो जाता है या सीवर हार्डन अप हो जाता है। तो ये सब चीजें मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन के लिए आपने बोल दिया पेशेंट ऑब्वियसली जूनियर्स विल फॉलो, बट उनको ये आइडिया नहीं हो पाता है कि हाइपो को किस लेवल तक डालना है। आई जस्ट पुट 2 ड्रॉप्स इन इट एंड आई मेक श्योर कि वो 2 ड्रॉप्स वहां रहें जब तक मैं बीएमपी कंप्लीट कर रहा हूँ। आपके कोई पर्सनल टिप्स और एंडो की जो हर डॉक्टर अपने हिसाब से सोचता देखो, है, तो चाहता हूँ आपकी कोई 30 गेज पर्सनल टिप्स नीडल जो एक आपको आती है, बहुत मिलती हेल्पफुल है, रही हो 30 एंडो गेज में। साइड वेंट नीडल एक आती है, उसको तुम यूज कर सकते हो। और नीडल जितना हाँ। टू हाँ थर्ड जी। से थोड़ा अगर ज्यादा गया तो अच्छी बात है। और जो देना है प्रेशर वो बिल्कुल वेरी लो प्रेशर में देना है आपको, तो है सोडियम हाइपोक्लोराइड। ऐसा नहीं कि अब अगर अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आपको इंजेक्ट नहीं करना है। अगेंस्ट द रेजिस्टेंस आप इंजेक्ट करोगे तो पेरियापिकल रीजन को क्रॉस कर जाएगा, जो आपको मोटो नहीं है। और एक और चीज बीएमपी हम्म। में ध्यान रखनी है कि आप कैनाल ट्रांसपोर्टेशन ना करो। कैनाल मतलब लोग क्या करते हैं, जब के फाइल घुसाते हैं या फिर पतली वाली पाथ फाइल घुसाते हैं, तो वो यूजली क्या होती है ना, वो कैनाल मतलब कैनाल को क्रॉस करके बाहर निकल जाती है सॉफ्ट टिश्यूज में। तो हमें पता नहीं चलता, तो हमें जितना हो सके वर्किंग लेंथ को डिटरमाइन करके ही करना चाहिए। राइट। कैनाल ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है कि जैसे एपेक्स से आपने बड़ा कर दिया फाइलिंग कर करके, फिर आप क्या कर रहे हो, जीपी को काट के उतने लेंथ में घुसा रहे हो, तो उससे एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपका जो कैनाल का एनाटोमी है, जो हाँ। आपका जो एक होता है मेजर, जो रेडियोग्राफिक एपेक्स और एक एनाटॉमिक एपेक्स। तो रेडियोग्राफिक एपेक्स इज 1 mm शॉर्ट ऑफ एनाटॉमिक एपेक्स। तो हम क्या करते हैं कि हम एनाटॉमिक एपेक्स तक कर देते हैं ऑब्टूरेट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि यस। टूथ की यस। जो नॉर्मल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं उसमें फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो एपेक्स आपका बड़ा हो जाता है तो जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उस बड़े एपर्चर से अंदर घुसेंगे, तो टूथ का जो इन्फ्लेमेशन है वो पेरियापिकल रीजन में, उस एरिया में एक्ट करने के लिए बना है। उसको आप हम्म। हटा के पूरा जीपी घुसा दोगे तो टूथ का फेलियर होने का चांस रहता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड मिनिमम यस। आपको, अगर आपका वर्किंग राइट। लेंथ थोड़ा राइट। छोटा भी हो रहा है 1 mm, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे पफ आने की भी नहीं है, ऐसा कुछ। राइट। राइट। नहीं सर, मैं आपके पॉइंट वापस बोलूंगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि रेडियोग्राफिक इलेक्ट्रिक्स एंड एनाटॉमी इलेक्ट्रिक्स वाला, ये काफी लोगों को पता नहीं है जिन्होंने एपेक्स लोकेटर यूज नहीं कर रहे हैं जो क्लिनिक पे। मैं भी जब लेक्चर्स लेता था तो हर कोई बोलता था कि आरबीजी से पहले आप एपेक्स लोकेटर लो। तो मैं सोचता था क्या जरूरत है, आरबीजी है उसमें दिख रहा है कहाँ तक जा रही है फाइल, पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, या पेशेंट एटलीस्ट दिख तो रही है, हमें एलए लगा हुआ है तो भी
बस इसी पे कर देंगे बीएमपी। बाद में समझ में आया कि रेडियोग्राफिकल एपेक्स जो होता है वो एनाटॉमिकल एपेक्स से कितना अलग होता है। और जो आप पॉइंट बोल रहे हैं कि हम रेडियोग्राफिकल एपेक्स पे अगर कर देंगे उसको ऑब्चुरेट, तो अगर हम्म। हम सीबीसीटी कराएंगे तो या फिर एक्सट्रैक्शन करेंगे तो कई बार तो जीपी बाहर निकला हुआ मिलता है। तो सर क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपका लिए। क्वेश्चन अभी आया है, प्लीज टेल कैन डीएमजे डिसऑर्डर इज ट्रीटेबल इफ आई यूज स्प्लिंट आई एम स्टिल हैविंग प्रॉब्लम। पीएमजे डिसऑर्डर डॉक्टर साहब थोड़ा सा टीएमजे डिसऑर्डर खोल के एक्चुअली कौन बताइए सा कौन टाइप सा है वो पीएमजे पहले जानना डिसऑर्डर जरूरी है। की आप बात कर वेदर रहे इट्स अ टीएमजे आर्थरालजिया या फिर टीएमजे डिस्क डिस्प्लेसमेंट, और या फिर हैं। हाँ जी, हाँ टीएमजे का जी। आपका मतलब आपका इंटरनल डिरेजमेंट है या सब हाँ जी, लक्सेशन है, वो जानना जरूरी है। ये चीज होगी। हाँ, दूसरी चीज हो गई कि ये जानना जरूरी है कि जो टीएमजे का हमारा राइट। क्या बोलते हैं, किस वजह से हमारा हुआ है, का जो हमारा इश्यू हुआ है मे बी ट्रॉमा की वजह से हुआ है, और या फिर हमारा जो ऑक्लूजन ठीक नहीं है उसकी वजह से है, या फिर ऑर्थोडोंटिक इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी है टीएमजे पेशेंट्स का पहले, कि ऑक्लूजन सही आ रहा है कि नहीं, ऑक्लूजल फैसेट्स है कि ट्रीटमेंट ऑप्शन। मेन कारण जो होता है टीएमजे ना, मैं पेन देखा हूँ में कोई प्रॉब्लम हो रही हो पेशेंट का सर, टीथ सही नहीं मैं सर एक रहते हैं, केस एक आपसे साइड टीथ डिस्कस रहेंगे एक करता साइड हूँ। नहीं रहेंगे, उन लोगों को ज्यादा हाँ जी। प्रॉब्लम होती है। या फिर जो सारे जो क्राउन्स वगैरह हैं जैसे ओके। तैसे उबड़ खाबड़ क्राउन्स लगाए हुए हैं और ठीक से टीथ ऑक्लूजन में नहीं है, तो उनको टीएमजे इश्यूज ज्यादा होती हैं, और फीमेल्स में ज्यादा होती है, यंग फीमेल्स टीएमजे इश्यू होती है बहुत ज्यादा। तो मेन जो टीएमजे का राइट। जो कारण है वो है इंक्रीज थिंक, ज्यादा सोचना हाँ। और ज्यादा राइट। स्ट्रेस की ठीक वजह है। से भी टीएमजे इश्यूज आती है। फीमेल्स को ज्यादा होती है टीएमजे प्रॉब्लम, स्ट्रेस की वजह से। ओ। ओके। राइट। सर मेरे पास एक आर्मी पर्सनल आया था जो जो लद्दाख पोस्टेड था, लद्दाख नहीं, वहाँ सियाचिन पोस्टेड था। तो उन्होंने बताया कि मैं सियाचिन में पोस्टेड हूँ और वहाँ पे क्या होता है कई बार इतना ज्यादा ठंड हो जाती है कि इट गोज इनटू योर हेड। उस वजह से कई बार ना याददाश्त चली जाती है, ऐसा कई बहुत नॉर्मल है वहाँ ऐसा होना, ऐसा बताया था उन्होंने। फिर अब वहाँ पोस्टेड थे, उसके बाद वो नीचे आ गए, बट उस दौरान उनको टीएमजे में प्रॉब्लम थी, या एक्सट्रैक्शन के बाद हुई, आई डोंट रिमेम्बर मच। तो मेरे को समझ में कम आया कि उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो मैंने एक सीनियर को बुलाया, उन्होंने क्या किया, उनको वार्म फर्मेंटेशन के लिए तो बोला ही, उनको यहाँ पे बुला के कोशिश करी उसको ओपन करके थोड़ा सा मूवमेंट में लाने की। थम पे उन्होंने बैंडेड लगाया ताकि उनका हाथ कटे ना, और थोड़ा 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 हल्का हल्का मूवमेंट किया। और सरप्राइजिंगली मे भी शायद स्पाज्म में थी उनकी मसल, क्योंकि मसल रिलैक्सेंट भी दिया सर ने साथ में। और वो फर्मेंटेशन के लिए बोला। नेक्स्ट वीक आए, वो पोस्टेड अपनी पोस्टिंग में जाके वापस आए, और काफी ओपनिंग बेटर हो गई थी। सेम चीज मैंने भी करी, और बहुत दर्द हुआ, हम्म। हाथ में टाइम लगा, बट नेक्स्ट फ्यू डेज में उनका वो ओपन हो गया। तो यही मेरे साथ भी हुआ था, हो गया था आफ्टर एक्सट्रैक्शन। और मेरे सीनियर थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्होंने ओपीडी बंद करवा के बस बोला कि नीचे चेयर पकड़ ले और इधर पुश्ड इट डाउन। और पेन हुआ मुझे थोड़ा, टू बी ऑनेस्ट, और आंसू भी आ गए आंख से, पर नेक्स्ट फ्यू डेज में वाज डन। मतलब ऐसा हुआ है, मैंने देखा। तो इसके पीछे व्हाट नहीं, इज द साइंस, एंड मैं ये इज एक्चुअली इट ए गुड मैंने थिंग खुद टू कभी टू पेशेंट्स फॉलो पे अप, ये चीज ट्राई गुड राइट पर्टिकुलर वे ट्राई टू नहीं किया है, फॉलो अप? लेकिन मैं इंटरनली कभी मसाज नहीं करता हूँ। मैं मसाज करता हूँ जो कभी कभी हम एनेस्थीसिया देने के बाद हमारा जो लॉक जा हो जाता है, हाँ आपने जी। सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट का माउथ खुलता नहीं हाँ। है, तो उन सब केसेस में हाँ थोड़ा सा जी, हाँ जी। वेसलिन लगा के आई मसाज ऑन द इंटीरियर जो मसल्स होते हैं, लैटरल टेरियर मिरर टेरियर, वहां मसाज करता हूँ, मसेटर में मसाज करता हूँ, और एक्सटर्नली मसाज करता हूँ मैं। इंटरनली मैंने दो तीन केस में किए हुए हैं, जो मतलब जो इंजेक्शन देके जो लॉक जो हो जाते हैं, पर लेकिन दोनों थंब से मैंने किया है जो कि डिसलोकेट पूरा हो गया है, उस मैंडिबल को मैंने रीलोकेट किया है। ऐसे फॉर स्पैज्म एंड ऑल, आई थिंक मेरे उसमें है कि पहले असेसमेंट राइट। करना बहुत जरूरी है, मतलब कि पहले एसेस करो फिर करो, क्योंकि अगर हम प्रेशर देंगे और हम कितना प्रेशर दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ना, कभी जो डिस्क की प्लेसमेंट भी खराब हो सकती है, मतलब कि अगर हम अननोइंगली ज्यादा प्रेशर दे रहे हैं, उसका लॉक जो हुआ किस लिए है, अगर हम इसको प्रेशर करेंगे मसल्स की वजह से या डिस्क की वजह से, वो जानना जरूरी है। तो अगर टीएम ये स्पैज्म मसल स्पैज्म की वजह से हमारा टीएम जो लॉक हो रहा है या फिर क्लिक हो रहा है, तो फिर राइट। उसको आप मसाज
मसाज करेंगे तो ठीक है, पेशेंट बेटर फील करेगा। लेकिन अगर डिस्क प्रॉब्लम है, जो डिस्क रहती है टीएम जॉइंट के ऊपर, उसमें अगर आप इस टाइप का करोगे तो दैट विल इवन वर्सन द सिचुएशन। हम्म, हम्म। तो ये जानना जरूरी है डायग्नोसिस। ओह, ओके। सर उसको पहले तो आप ओपीजी कराएं पेशेंट का, उसको ओपीजी जाने कैसे करके सर कि डिस्क की वजह से इशू फिर है सीबीसीटी करा या सकते हैं। तो उसमें आपको पता चल मसल जाए की कि वजह वेदर देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फाइब्रोसिस इन द से? जॉइंट, या फिर आपका आपका डिस्क में प्रॉब्लम है। ठीक है। तो यूजली कुछ कुछ साइंस है। अगर ओके, पेशेंट को रिपीटेडली सबलक्सेशन हो रहा है, जैसे कि आ कर रहा है पेशेंट ओके, और जॉ खिसक जा रहा है, या फिर पेशेंट का जैसे साउंड बहुत जोर की है, कट 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 साउंड आ रही है, मतलब डिस्क में प्रॉब्लम है। या फिर ओवरऑल मसल में अगर टेंडरनेस है चारों तरफ और माउथ नहीं खुल रहा है, तब तो ये मस्कुलर प्रॉब्लम मानी जाती है। लेकिन अगर कुछ साउंड्स वगैरह आना, या फिर बहुत सारा पेशेंट को जैसे कि कट 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 मतलब टाइप की आवाजें आना, तब वो डिस्क की प्रॉब्लम है। ओके, ओके। सर बस क्वेश्चंस ले लेते हैं, आपको बहुत सारा टाइम ले लिया हमने, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं जो मुझे लगेंगे कि बात हो सकती है। आई लिव इन कश्मीर ड्यू टू कोल्ड इज ऑल्सो एग्रीगेट सीएमजे प्रॉब्लम। किसी ने लिखा है, किसी ने लिखा है हाउ टू ट्रीट जीरोस्टोमिक पेशेंट was diabetic but क्या लिखा है मुझे? endocrinologist denied diabetes to be the cause। ये सर की जीरोस्टोमिया का पेशेंट था और डायबिटिक था पेशेंट, बट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने बोला कि डायबिटीज की वजह से नहीं है, तो पेशेंट का जीरोस्टोमिया को कैसे इसमें काफी चीज देखना सॉल्व होता है। किया एक तो जाएगा? एज कितना है पेशेंट का, एंड वेदर द मतलब कि जो ड्राई माउथ किस लिए हो रहा है बेसिकली। तो काफी सारे सिंड्रोम वगैरह, जॉनसन सिंड्रोम रूल आउट करना होता है। फिर आपका जो ड्राई माउथ। याद नहीं आ रहा सडनली मुझे, वी हैव टू रूल आउट सार्कोइडोसिस वगैरह, या फिर आपका जो जॉगरेन सिंड्रोम वगैरह, जो कि उसका सेकेंडरी एसोसिएटेड है रेनॉल्ड्स फिनोमिनन। ये सब पहले रूल आउट करना जरूरी है कि कोई अंडरलाइंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो नहीं है। तो उनको बोलिए कि एंटीबॉडी, हाँ, सी एन का टेस्ट करेंगे, जो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट अच्छा। करते हैं, या फिर किसी भी एंडोक्रोनोलॉजिस्ट से जाके मिलेंगे जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को फाइंड आउट करते हैं। हम्म। उसकी वजह से ड्राई माउथ, और या फिर कोई वो स्लीपिंग पिल्स लेते हैं कि नहीं, या फिर बहुत सारे कारण हैं ओके। ड्राई माउथ के। जैसे कि अगर फीमेल्स हैं तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से ड्राई माउथ होता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट में ब्लड प्रेशर की मेडिसिन से भी ड्राई माउथ होता है। स्लीपिंग पिल्स लेने से भी ड्राई माउथ होता है। तो वो पहले हम्म। रीजन फाइंड आउट करना जरूरी है। डायबिटीज की वजह से नहीं होता। राइट। मैं भी वही राइट सर, राइट देख सर। रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए सर, फटाफट लाइन कंप्लीटेड। हाँ स्क्रॉल नहीं सर। हो रहा एक्चुअली, क्यों पता नहीं। टू ट्रीट जीरोस्टोमिया वापस आया क्वेश्चन सेम। एक ने लिखा है, सर ने मैं 18 ईयर का हूँ और मेरा हार्ट पैलेट हल्का सा वाइट हो गया है, किसी कोई क्या बाद में शायद कोई डेंटिस्ट प्रॉब्लम? नहीं है कोई बट कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले तो दिखाया जाको, किसी को जाके दिखाना जरूरी है। सही बात है। Why scare is not formed in the oral cavity? हाँ, वही मैं भी Why देख रहा scare is हूँ। not formed in the oral cavity? ये तो कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। ड्रग इंड्यूस जीरोस्टोमिया की बात हो चुकी है ऑलरेडी। वही ये सब मैं तो देख रहा नीचे हूँ। की चीज हमने कंप्लीट कर ली है। किसी का क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर का संडे, सर ने ऑलरेडी हमें दे दिया है। तो अ, किसी ने क्वेश्चन मुझे पर्सनली भेजा हुआ है, बट व्हाट टू डू इफ पेशेंट कम्स फॉर गम रिसेशन इन लोअर एंटीरियर। ये तो कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से बना नहीं। उसमें बहुत सारी चीजें करी जा सकती है, बाकी सर बताएंगे। टीएमजे और के ज्यादा क्वेश्चंस सवाल में आ रहे देख हैं, रहा टीएमजे हूँ। पे वीडियोस बनाने पड़ेंगे लग रहा हाँ, हाँ सर, टीएमजे पे आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि टीएमजे सर बहुत एक तो पेनफुल है। हो जाता है पेशेंट के लिए। खाना वाना बंद हो जाता है तो पेशेंट ना बहुत ज्यादा परेशान होकर आता है। किसी ने तो फिर पूछा जब हाउ कुछ टू समझ में नहीं फ्लेक्सिबल आता ना, तो स्प्लिटिंग, फिर मतलब अजीब सा लगता है। पेशेंट का व्हाट मुंह ही नहीं इज खुलता फ्लेक्सिबल उसके, इसलिए अगर स्प्लिटिंग? फ्लेक्सिबल स्प्लिंट एक आता है टीएमजे का। वो एक स्प्लिटिंग, मायोब्रेस आई डोंट बोल के नो। कंपनी है। हाँ, मायोब्रेस बोल के कंपनी है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, वो अच्छा। बनाती है फ्लेक्सिबल स्प्लिंट्स। मेरे पास है भी पड़ा हुआ क्लिनिक में।
अच्छा, एक और मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ प्लीज। ओके, 2 मिनट, 2 मिनट की। तो चलिए उस सर्च जितने पे भी स्टूडेंट्स करिए। हैं जो कि अभी फ्रेशली हाँ जी, हाँ पास जी, आउट हैं, प्लीज। ठीक है, तो अगर किसी को आरसीटी का कोर्स करना है बेसिक, मतलब उसमें मैंने पूरा डेमो दिया हुआ है कैसे आरसीटी करना है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट जरूरी है, के फाइल का यूज, प्रोटेपर का यूज, उसमें मैं कोर्स कंडक्ट कर रहा हूँ जो एक अनअकैडमी ऐप होता है उसके थ्रू। तो अनअकैडमी ऐप के मिली इस अपॉर्चुनिटी, तो उनके वेबसाइट में आप अरे वाह, देख सकते वंडरफुल। हैं। इट्स अ पेड कोर्स, 800 रुपीज ही है कोर्स का चार्ज। तो उसमें एक 3 वीडियो का सेशन आएगा जिसमें पूरा बेसिक्स ऑफ आरसीडी के बारे में समझाया गया है। अरे वाह। और अभी पार्ट 1 ऑफ द वीडियो बन चुका है, अभी प्रोसेस, अभी मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों में, बस कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ रही हैं। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं अपने स्टोरी में डालूंगा, तो उस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी हैं यहाँ पे मौजूद। तो इट्स अ वेरी बेनिफिशियल, मतलब कि 2-3 पार्ट्स में बनेगा ये। पहले तो हैंड बनाया हूँ, फिर वंडरफुल। रोटरी सिस्टम के ऊपर बनाऊंगा, फिर थर्ड जो होगा वो लाइव सेशन हो रहा है। वंडरफुल। वंडरफुल। सर 800 तो बहुत ये मैंने बेसिकली रखा है कि ज्यादा देखो जो इंटर्न्स वगैरह होते हैं अफोर्डेबल कॉस्ट हो गई मैक्सिमम फॉर काफी चीज जानना दिस काइंड चाहते हैं ऑफ, जो कि वो अफोर्डेबल भी कॉलेज नहीं, में नहीं मोर सीख देन पाते हैं, या फिर अफोर्डेबल। कोविड के जो काफी बैचेस हैं, तो काफी लोगों ने इनरोल भी कर दिया है ऑलरेडी। तो अभी कुछ खाली सीट्स बाकी हाँ हैं अराउंड 30-40 के सर। आसपास, तो टोटल उनका 150 ही है उसमें स्पेस। बिल्कुल। तो काफी लोग जो मतलब कि थोड़ा बहुत पेशेंट, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका ओके। आइडिया होगा। और कम इसलिए है क्योंकि देखो उस लेवल पे कोई कमाता नहीं है, मतलब इंटर्न्स वगैरह जो भी हैं हार्डली, मतलब कितना कुछ इंटर्नशिप में कुछ मिलता नहीं होगा, बहुत कम, 5,000 या 8,000 हम्म। मिलता है। तो ज्यादा पैसा रखने से भी मतलब क्या होता है कि राइट। पीपल मे नॉट गेट द बेनिफिट, तो इसलिए थोड़ा कम हम्म। रखा है। तो अभी ऑफर चल रहा है, गेट 200, 1,000 का है कोर्स बेसिकली, उसमें गेट 200 बोल के अगर राइट सर, क्लिक राइट। करोगे तो ऑटोमेटिक उसमें -200 हो जाएगा। तो सर मुझे लिंक शेयर कीजिएगा, मैं स्टोरी इसमें, ये वीडियो हम शेयर भी करेंगे, तो जब शेयर करेंगे तो उसमें बायो में डाल दूंगा ताकि आराम से लोग देख सके, और मैं खुद देखना चाहूंगा ये तो, टू लर्न थिंग्स। किसी ने लिखा है सर मेरे मुंह में वाइट छाले हैं और जीभ के ऊपर भी है, और ऊपर भी है सफेद कलर का, आई डोंट नो, मतलब व्हाइट लीजन्स के ऊपर किसी ने पूछा है। तो सर ने बता ही दिया था व्हाइट लीजन्स के ऊपर दैट यू हैव टू फर्स्टली गो टू अ डेंटिस्ट, और वो ही आपको बताएंगे। एंड किसी ने आपको किंग ऑफ डेंटिस्ट्री बोला है, इट्स वेरी गुड थिंग, ऑब्वियसली यू आर। साउंड थोड़ा ब्रेक हो रहा है, वो तो बीच में हुआ था मेरे ख्याल एक से। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चंस हाउ टू कंट्रोल हो शुगर गए गैग हैं। रिफ्लेक्स। किसी को शायद वो ये मैं खुद समझ नया नहीं एक आई चीज थी मैंने सर, किसी का ट्राई मैसेज की, है, मैं रिपीट। बताता हूँ आपको। सागर बहुत सही चीज है ये, मैं बताता हूँ आपको। तो जैसे ही वाह। पेशेंट को आप यस इंप्रेशन यस लेने के यस। टाइम आपको यूजली देखना गैग रिफ्लेक्स हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आता है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे ये चीज इतना अच्छा काम करती है। अपने क्लिनिक में थोड़ा सा नमक सॉल्ट रखो, ठीक है, सॉल्ट रखो थोड़ा क्लिनिक में। अब उस गैग रिफ्लेक्स वाले पेशेंट में आप ओके इंप्रेशन में ओके। जो अपर और मैक्सिलरी इंप्रेशन ले रहे हो, तो पैलेट की साइड में ज्यादा इंप्रेशन मटेरियल मत डालो, बिल्कुल मत डालो। और पेशेंट को तभी गैग आता है, तो जैसे ही पेशेंट को आप माउथ ओपन करने के लिए बोलो ना हम्म। इंप्रेशन लेने के टाइम, तो जस्ट एक पिंच, एक चुटकी नमक आप पेशेंट के टिप ऑफ द टंग में डाल दो, यहाँ पे, ठीक है। और आप सरप्राइजिंगली देखोगे पेशेंट को बिल्कुल गैग नहीं हुआ पूरे ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस, आपके इंप्रेशन अच्छे से हो गया। ये अब ट्राई करना क्लिनिक में, अगर कोई जस्ट टिप में आप नमक जस्ट, बिकॉज आप टिप में सॉल्ट रखते सर हो ना, दीज तो आपका जो कॉर्डा टिम्पैनी नर्व एक्टिवेट हो जाती है, उसमें जो आपका जो पीछे वाला जो ग्लोसोफेरिंजियल नर्व जो इरिटेट करती है गैग रिफ्लेक्स का, वो ब्लॉक हो जाती है, वो पाथवे ब्लॉक हो जाती है नमक डालने से। इसका एक साइंटिफिक रीजन है। आप टिप ऑफ टंग में डालना है नमक, पीछे ओ। नहीं। पीछे वाह। डालोगे तो वो उल्टी आएगा, नमक का जस्ट टिप ऑफ टंग डालना है। तो क्या होगा, उसका जो ग्लोसोफेरिंजियल राइट जो राइट। गैग रिफ्लेक्स है वो ब्लॉक हो जाता है, एंड टेस्ट सेंसेशन उसका एक्टिव हो जाता है उस टाइम पे। तो ये क्वेश्चन का अगर प्रथमेश ने पूछा तो ऐसे मैं, हो जाता प्रथमेश है, जी आप ट्राई करना वंडरफुल। आपकी थैंक क्लिनिक यू में सो मच या फिर सर। कहीं पे भी। थैंक यू सो मच। नहीं सर, मैं तो अभी तक दो ही चीजें ट्राई कर रहा था। एक, या तो प्लेसिबो इफेक्ट, पेशेंट को बोल दिया कि आप ये मेडिसिन खा लो और नहीं होगा रिफ्लेक्स। कई बार काम करता है, कई बार नहीं 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 करता नहीं, है। ये रामबान इलाज एक है। दूसरा ये ये था कि भाई रामबान फिर इलाज है, तुम ट्राई वोमिफाइन करो, खिलाओ पेशेंट को, ठीक है। और बोलो कि आप मैं इसको खुद खाइए ट्राइड एंड ताकि टेस्टेड है वोमिट इसलिए नहीं बोल रहा हूँ इतना कॉन्फिडेंटली। हो।
और मेरे को किसी ने बोला था, मुझे याद नहीं आ नहीं रहा है। बिल्कुल ट्राई करूंगा मैं। कि मुझे सडनली याद नहीं आ रहा, मुझे किसी ने बोला था ये चीज, किसी सीनियर सर ने बोला था, तो हम्म। सर काफी लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे हैं कि आपका जो कोर्स है उसकी ठीक आप है, डिटेल्स शेयर करें, तो मैं डाल प्लीज दूंगा, आप अपने पेज पे भी डाल दीजिए मैं और डाल मुझे दूंगा, भी डाल शेयर कर दूंगा। दीजिएगा, मैं भी वीडियो के नीचे डाल दूंगा। पीपल रियली वांट टू ज्वाइन कोर्स। बाकी और कोई क्वेश्चन मुझे अभी नहीं मिल रहा है, और वरना आते ही रहेंगे क्वेश्चंस तो सर। आई नॉट टेक मच टाइम ऑफ थैंक यू, योर्स। थैंक आपने यू। आज भी 1 घंटे से ऊपर में दे दिया है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और बाकी हम दूसरी बार आ रहे हैं सर के साथ लाइव, और पहले भी सर ने बहुत कुछ बताया था। एक क्वेश्चन है सर, माई माउथ ओपनिंग इज 45 mm, बिफोर दैट इट वाज 24 mm। डज ओवरस्मर बिकम नॉर्मल एज माउथ मे ओपनिंग बी आप वैसे नहीं हुआ होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोग्रेस ये और भी हो अगेन सकता है, या फिर प्रोग्रेसेस? कुछ और ही हुआ होगा। और माउथ ओपनिंग नॉर्मल हो इनिशियल स्टेजेस में। ओके ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि सर के साथ हम दूसरी बार आ रहे हैं, और नो नो नो, ओके। और बाकी आते रहेंगे एंड गुरु मंत्रा और भी लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि डेंटल और नॉन डेंटल लोगों के साथ, दोनों के साथ ही हम आते रहते हैं लाइफ के बारे में, डेंटिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। और जैसे सर बता रहे हैं कि सर ने इतने इंपॉर्टेंट टिप्स हमें दी, साथ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंडो, तो प्लीज ज्वाइन द कोर्स। मैं लिंक डाल दूंगा बायो में। और ठीक है सर, किसी ने को रिक्वेस्ट भेजी है टू बी इन द बिल्कुल, वीडियो, बिल्कुल। बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे सर के साथ तो पक्का किसी को ज्वाइन कराएंगे। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। और सर का वैसे तो सबको पता ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। सर का यूट्यूब चैनल साइड डेंटल ब्लॉग्स के नाम से है, और सर इंस्टाग्राम पे भी चीजें डालते रहते हैं। सेम हियर, सेम हियर। तो थैंक यू, प्लीज थैंक यू। फॉलो, प्लीज सब्सक्राइब, यू विल लर्न ए लॉट फ्रॉम सर। मतलब आप अभी वीडियोस देखते रहेंगे, आप अभी अभी शुरू करेंगे तो साल भर देखते रहेंगे, इतनी वीडियोस सर ने डाली है, इतनी नॉलेज डाली है कि साल भर में भी आप उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो थैंक थैंक यू, यू सो मच सर फॉर द थैंक सपोर्ट एंड फॉर यू। द लव, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। किसी को क्वेश्चन है? क्वेश्चन ओके, है? बाय। अच्छा, बस वही है सर, और कुछ नहीं। ओके सर, टेक केयर।